टाइम था 18 जुलाई 2009 का, जब कैथी के पास काफी सारे लोगों का कॉल आता है कि आपके भाई की शॉप आज बंद है। इसके भाई मिन ली की एक न्यूज़पेपर एजेंसी थी और आज वो काम पर नहीं गया था। ऐसा आज से पहले कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर मिन ली को देखा जाए तो वो संडे को भी काम करता है। कैथी को भी ये बात समझ नहीं आई कि ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा भाई तो संडे को भी दुकान खोलता है। उसने मिन ली के पास कॉल की, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई, तो वो चिंता करने लगती है और उसने अपने पति रॉबर्ट से कहा कि इस तरह मेरे पास उसके रेगुलर कस्टमर्स के कॉल आ रहे हैं और मुझे नहीं पता कि मेरा भाई अभी तक दुकान पर क्यों नहीं पहुंचा, तो हमें चलकर उन्हें संभालना चाहिए, क्योंकि उनके घर की दूरी उनके भाई के घर से लगभग 100 या 150 मीटर थी। कैथी अपने भाई के घर पर पहुंचती है और उसने जैसे ही डोर नॉक किया तो उसे पता चलता है कि ये डोर तो पहले से ही खुला है। वो थोड़ा अंदर घुसती है। अंदर घुसते ही उसने पाया कि सारे के सारे परिवार वालों की सारी चप्पलें बाहर उतरी हुई हैं, तो उसे यही बात समझ आई कि वो सभी लोग अंदर ही हैं। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसती है और वहां पर मौजूद माहौल को जब उसने देखा तो वो बड़े ही बुरे तरीके से घबरा गई, क्योंकि पूरे घर में सिर्फ खून फैला हुआ था। उस घर में लगभग 5 से 6 लोग रहा करते थे, लेकिन इस टाइम अगर देखा जाए वहां पर सिर्फ खून फैला हुआ था। लेकिन इन लोगों के साथ यहाँ पर क्या घटा था जिसके कारण यहाँ पर मौजूद कोई भी व्यक्ति अब जिंदा नहीं था? क्या इनके घर पर चोरी हुई थी या फिर मिन ली का ही कोई दुश्मन था? इन सभी बातों को जानने और समझने के लिए हमें इनकी पूरी की पूरी स्टोरी को शुरू से समझना होगा। दोस्तों, ये घटना है नॉर्थ ईपिंग ऑस्ट्रेलिया की, जहां पर मिंग ली अपनी वाइफ लिली और अपने 3 बच्चे, सबसे बड़ी बेटी ब्रेडा, उससे छोटा लड़का हेनरी और उससे छोटा लड़का टेरी अपने परिवार में बड़े ही मजे से रह रहे थे। इन लोगों के साथ लिली की छोटी बहन इरियन भी रहा करती थी। मिन ली की फैमिली के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे, तो वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ काम धंधे पर फोकस कर रहा था कि वो कौन सा ऐसा काम करे जिससे उन लोगों के पास इतने पैसे आ सकें कि वो लोग खुलकर अपना खर्चा कर सकें। और इन सभी चीजों को सोचते सोचते उसके दिमाग में ये बात आई कि क्यों न वो एक न्यूज़पेपर एजेंसी खोल ले। और उसने ऐसा ही किया। सारी की सारी जिस भी तरह की उसे नॉलेज चाहिए थी उन सभी चीजों के बारे में जानने के बाद आखिरकार उसने अपनी एक एजेंसी खोल भी ली और उसके ऊपर उसने दिन रात मेहनत की, जिसके चलते उसका रिजल्ट भी उसके सामने काफी ज्यादा अच्छा आया, जिससे उसने काफी सारे पैसे कमाए और इन्हीं पैसों के बदले उसने अपने लिए एक काफी अच्छा घर खरीद लिया। अभी भी उसका रोजगार बड़े ही अच्छे से चल रहा था, तो उसने अपनी बहन कैथी की तरफ भी ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि उसके पति रॉबर्ट को अगर देखा जाए तो वो पहले एक आंख नाक और गले का डॉक्टर था, लेकिन वहां पर उसका हाथ नहीं जचा, जिसके चलते उसने ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक रेस्टोरेंट चलाया। लेकिन इसके रेस्टोरेंट को भी देखा जाए तो वो भी पूरी तरीके से फेल हो चुका था। रॉबर्ट वैसे तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन चाइनीज कल्चर की तरह से देखा जाए तो वो पूरी तरीके से अपनी जिंदगी में एक फेलियर व्यक्ति था, क्योंकि उसने जिस भी तरीके से अपना काम करना चाहा उसे सिर्फ और सिर्फ असफलता ही हाथ लगी थी। अभी भी वो लगातार संघर्ष कर ही रहा था कि दूसरी तरफ मिन ली ने अपनी बहन कैथी से कहा कि क्यों न तुम लोग हमारे पास ही आ जाओ और तुम्हारे रहने का यहाँ पर मैं प्रबंध कर दूंगा। रॉबर्ट जिस भी तरह का काम करता है वो यहाँ पर शुरू कर लेगा और उतना भी हो सकेगा मैं आप लोगों की यहाँ पर मदद करूंगा। उसने कैथी और रॉबर्ट को भी अपने घर के थोड़ा नजदीक ही एक नया घर दिलवा दिया, जहाँ पर वो लोग रहने लगते हैं। और मिन ली के पास जब थोड़े और पैसे हुए तो उसने अपने माता पिता को भी अपने पास बुला लिया और उन लोगों को भी वहीं पर एक घर दिलवा दिया। अब वो तीनों ही फैमिली वहां पर सेटल हो चुकी थी और मिन ली तो अपने न्यूज़पेपर वाली जो उसने एजेंसी खोली थी उसके ऊपर पूरा ध्यान उसने दे ही रखा था। वो हर रोज ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना शॉप पर बिताने की कोशिश करता और किसी भी तरीके से अगर देखा जाए तो उसने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो हफ्ते के 7 दिन काम किया करता था और जब संडे होता अक्सर छुट्टी हो जाया करती थी, तो वो अपने मैनेजमेंट को संभालने के लिए उस दिन भी वहां पूरा दिन शॉप पर रहा करता था। सारी चीजें बड़े ही मजे से चल रही थी, लेकिन उसके बाद टाइम आता है 18 जुलाई 2009 का, जब कैथी के पास मिन ली की दुकान से काफी सारे फोन आते हैं। उन्होंने कहा कि आज आप लोगों ने दुकान क्यों नहीं खोली? कैथी को कुछ समझ नहीं आया कि मेरा भाई तो संडे को भी दुकान खोलता है और आज उसे ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी शॉप पर नहीं गया। तो उसने कस्टमर्स से कहा कि आप लोग थोड़ी देर वेट कीजिए और कुछ ही देर बाद मैं आपको बताती हूँ। कैथी ने मिन ली के पास कॉल किया, लेकिन मिन ली ने वो कॉल रिसीव नहीं किया और इस बात को जानकर कैथी काफी ज्यादा घबरा गई। उसने तुरंत रॉबर्ट के पास जाकर पूरी सिचुएशन बताई कि इस तरह दुकान से फोन आया था और आज मेरे भाई ने जाकर दुकान नहीं खोली है, तो क्या तुम मेरे साथ उनके घर पर चलोगे, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। रॉबर्ट उस टाइम अपने गैराज की सफाई कर रहा था और उसने कहा कि चलो ठीक है, हम लोग जाकर वहां
वहां पर देख लेते हैं कि किस तरह की उन्हें प्रॉब्लम है और आज उसने आखिरकार दुकान क्यों नहीं खोली। वो लोग जैसे ही मिल्ली के घर पर पहुंचे उन लोगों ने डोरबेल बजाई, लेकिन अंदर से किसी भी तरह का जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो कैथी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा पहले से ही खुला था। कैथी जैसे ही घर में घुसी तो उसे वहां पर काफी सारी चप्पलें दिखाई देती हैं, तो उसे यही बात समझ आई कि सभी लोग घर के अंदर हैं, लेकिन आखिरकार वो लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे। तो उसने उन लोगों के रूम्स में जाकर चेक करना चाहा तो वो देखती है कि लिली अपने रूम में बड़े ही भयंकर तरीके से मृत पड़ी हुई है। किसी ने उसके फेस पर काफी ज्यादा भारी चीज से काफी सारे वार किए हैं और दीवारों को देखा जाए, वहां पर मौजूद बिस्तर को देखा जाए तो वो सारे के सारे खून में लथपथ हो चुके हैं। इस चीज को देखते ही कैथी काफी ज्यादा घबरा गई और वो चिल्लाने लगी। उसने रोते रोते मिल्ली को आवाज लगाई, इरियन को लगाई, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी ऐसा व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था जो कि उसकी बातों का रिप्लाई दे सके। और ये सभी चीजें चेक करती करती जब वो इरियन के रूप में जाती है तो वहां पर उसका भी यही हाल था। उसे भी काफी बुरे तरीके से मारकर वहीं पर उसके बेड पर गिरा दिया गया था। कैथी अभी भी रो रही थी और इसी तरह वो ढूंढते ढूंढते बाकी परिवार के लोगों को हेनरी और टेरी के रूम में भी जाती है, लेकिन जब वो वहां पर पहुंची तो उसने पाया कि जिस हमलावर ने इस घर पर हमला किया था उस दुष्ट व्यक्ति ने 2 छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। अच्छी बात यह थी कि जब ये हमला हुआ ब्रेडा यानी कि उनकी सबसे बड़ी लड़की वो यहाँ पर नहीं थी, दरअसल स्कूल टूर के चलते बाहर गई थी। और उसके अलावा यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सारे के सारे मारे जा चुके थे। तुरंत बाहर आकर अपने पति को ये सारी की सारी चीजें दिखाती है कि आखिरकार यहाँ पर कौन व्यक्ति आया होगा जिसने मेरे भाई के परिवार को पूरी तरीके से मरवा दिया। और इसी तरह रोते रोते उसने 911 पर कॉल किया। उसने पुलिस को सारी घटना के बारे में बताया कि मैं यहाँ पर मेरे भाई के पास आई थी, मेरे पास कॉल आया था कि आज उसने दुकान नहीं खोली, तो मैं यहाँ सिर्फ संभालने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे ये सब हालत मिलती है। कुछ ही देर बाद पुलिस भी वहां पर आ पहुंचती है, लेकिन उससे पहले रॉबर्ट ने कैथी से कहा कि मुझे इनके माता पिता को यहाँ पर ले आना चाहिए। और दूसरी तरफ कैथी ने भी कहा कि तुम उन्हें ले जरूर आना, लेकिन अब ऐसी हालत में मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर मत जाओ। लेकिन रॉबर्ट ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और वो अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ता है उनके माता पिता को लेने के लिए। पुलिस वहां पर आ जाती है और पुलिस के आने के बाद भी काफी देर बाद रॉबर्ट उसके माता पिता को लेकर आता है। वहां पर मौजूद जिस भी व्यक्ति ने ये सारी की सारी चीजें देखी वो काफी बुरे तरीके से घबरा चुका था कि आखिरकार ऐसा कौन सा बंदा था जिसने की पूरे की पूरी फैमिली को ही यहाँ पर निपटा दिया। पुलिस को समझ आ चुका था कि ये व्यक्ति कुछ ही दिन पहले इसका अच्छे से कारोबार चलने लगा था और इसके पास काफी सारे पैसे होंगे, तो पैसे के लालच में ही किसी व्यक्ति ने यहाँ पर हमला किया होगा। लेकिन जब पुलिस ने उनके घर की जांच की और वहां पर मौजूद चीजों को देखा तो उन्हें समझ आ चुका था यहाँ पर ये सभी चीजें किसी भी तरीके से पैसे के लिए नहीं हुई है, क्योंकि अगर किसी ने पैसे के लिए ये सब किया होता तो वो जरूर यहाँ पर लूटमार करता। लेकिन यहाँ पर इस घर से 1 रुपया भी गायब नहीं है। पुलिस ने दूसरी तरफ ये जानने की कोशिश की कि इस व्यक्ति की किसी के साथ लड़ाई हुई हो या फिर इसका कोई दुश्मन वगैरह हो, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति पुलिस के सामने नहीं आ रहा था। ये केस देखते ही देखते लगभग 1-2 घंटे बाद ही न्यूज में ट्रेंड करने लगा और जो ब्रेडा अब टूर पर गई हुई थी उस तक भी ये बात पहुंच जाती है। उसके टीचर्स को इन सब बातों के बारे में बताया जाता है और उसे इमीडिएटली वापस उसके घर पर लाया जाता है। उसका स्कूल ट्रिप फ्लाइट से किसी और जगह पर गया था, लेकिन जब वो वापस एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो वहां पर काफी सारे न्यूज एजेंसी वाले पहुंच जाते हैं कि आपके परिवार के साथ ऐसा कुछ हुआ है, क्या आपको इस बात पर शक है कि ये सब किसने किया होगा। लेकिन ये टाइम ब्रेडा के लिए काफी ज्यादा हार्ड था, तो उसके स्कूल वालों ने उसकी काफी ज्यादा मदद की और उसे तुरंत वहां से निकलने में मदद की। पुलिस वहां पर जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो काफी सारी रिसर्च के बाद उन लोगों को इस बात का अंदाजा होने लगता है कि जिस भी व्यक्ति ने इस फैमिली का कत्ल किया है वो इस फैमिली को जानता था, क्योंकि अगर देखा जाए उस कातिल का इस घर में एंट्री को तो उसने ये दरवाजा तोड़कर एंट्री नहीं की, जबकि इसे खोलकर इसके अंदर घुसा था। तो हो ना हो जो कोई इस परिवार का कातिल है वो इसकी जान पहचान वाला था। और दूसरी तरफ उसे इस बात का भी पूरा अंदाजा था कि इस घर में कौन सी चीज कहां पर रखी हुई है और कौन सी चीज ऐसी है जो कि उसे परेशान कर सकती है, जिसके चलते उसने यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी सबूत नहीं छोड़ा। क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद भी ना तो यहाँ पर किसी व्यक्ति का कोई फिंगरप्रिंट मिला और ना ही किसी तरह के और एविडेंस, और तो और
और जो मर्डर वेपन था वो भी वो कातिल अपने साथ ही ले गया। एक खास बात ये भी थी कि जो इस घर की मेन लाइट थी वो भी उस व्यक्ति ने बंद कर दी ताकि उसे कोई देख ना पाए, और रात के अंधेरे में लाइट जाने के बाद तो आप लोग जानते ही हैं कि कोई व्यक्ति जितना देख सकता है उतनी भी अपनी मदद नहीं कर पाता। और इन सभी एविडेंस को देखकर पुलिस वाले अंदाजा लगाने लगते हैं कि आखिरकार ऐसा कौन सा बंदा होगा जो कि इनके पास आराम से आ सकता है, जो कि इनके घर के चप्पे चप्पे को जानता हो और इनकी घर की चाबी भी उसके पास हो। तो शक के तौर पर वो लोग कैथी और रॉबर्ट से पूछना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ उन लोगों ने ब्रेडा से भी पूछा कि आखिरकार बेटा कोई क्या ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ तुम्हारी दुश्मनी चल रही हो और वो ऐसा कुछ कर सकता हो। तो ब्रेडा ने तो इस बात से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब वो लोग कैथी और रॉबर्ट से इस बारे में पूछते हैं तो कैथी ने साफ साफ ये बात बोल दी कि सर मैं अपनी फैमिली से काफी ज्यादा प्यार करती थी और ऐसा हम लोग उनके साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो आज हम लोग उसी फैमिली की वजह से रह रहे हैं। मेरे पति का सारा बिजनेस डूब चुका था और हमारे पास किसी भी तरह का कोई पैसा वगैरह नहीं था, तो मेरे भाई ने ही हमारी यहाँ पर रहने में मदद की थी। लेकिन दूसरी तरफ जब रॉबर्ट से इस बारे में पूछा गया कि उस टाइम तुम कहां पर थे और ये सब तुम्हें क्या लगता है कि कौन कर सकता है, तो वो इन सभी चीजों को अच्छे से नहीं बता पा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी न किसी चीज को छिपा रहा हो। और इन्हीं सब उसकी हरकतों को देखकर पुलिस का उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा शक होना शुरू हुआ। Anything you may say or do will be recorded on DVD, video and audio, and may later be used in evidence of court. Do you understand that? Yep. Uncle Robert had discovered the crime scene with his wife Kathy. How long was it before you noticed the blood? Sorry. Maybe a few seconds, I'm not sure. Few seconds? Few seconds. He was interviewed extensively by police. पुलिस और जगह पर भी काफी ज्यादा छानबीन कर रही थी, लेकिन उसके साथ साथ उन लोगों ने रॉबर्ट पर भी अपनी नजर रखी। और इसी बीच उन लोगों को पता चलता है कि रॉबर्ट के जो गैरेज है उसमें कैमरा लगा हुआ है, और वैसे भी अगर इनके कुछ एक रूम्स को देखा जाए तो वहां पर भी कैमरा लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद काफी सारे घरों में ये कैमरे लगवा दिए गए थे, क्योंकि इनकी जो मेड थी वो काफी सारा इनका सामान इधर से उधर करती रहती थी। तो वहां पर मौजूद काफी सारे घर वालों ने यही डिसाइड किया था कि हम लोग इस तरह कैमरा लगवा देंगे और हमारी मेड की जो सारी की सारी चोरी वगैरह करना है हम लोग उसे पकड़ लेंगे। और इसी तरह छानबीन करते करते उन लोगों के हाथ एक फुटप्रिंट मिलता है, जिसका वो फुटप्रिंट था उस व्यक्ति ने कुछ न कुछ अपने पैरों में पहन रखा था, जिसके चलते इस बात का सटीक अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता कि ये किसका होगा, कितने नंबर का होगा, लेकिन अंदाजा ये था कि जिस भी व्यक्ति का ये फुटप्रिंट है उसका जूता 8.5 या फिर 10 नंबर का रहा होगा। तो पुलिस वालों ने यही अंदाजा लगाया कि हम लोगों को रॉबर्ट पर थोड़ा शक है, तो क्यों न हम लोग इसके जो सीसीटीवी कैमरा है उसे चेक कर लेते हैं, हो सकता है हमें वहां से कोई ना कोई क्लू मिल जाए। और जब वो लोग उस सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं तो उसमें उन लोगों ने पाया कि रॉबर्ट एक जूते को ले जाकर छोटा छोटा काटकर टॉयलेट सीट में बहा रहा है। इस चीज को देखकर पुलिस को उसके ऊपर थोड़ा शक होने लगा और पुलिस ने अंदाजा लगाया कि अब जो इनकी ये न्यूज़पेपर वाली एजेंसी है अब इसका क्या चल रहा है और इसका जो इनकम सोर्स है वो किसको जा रहा है। तो उन लोगों ने पाया कि इससे जितनी भी कमाई हो रही है वो सारी की सारी कैथी और रॉबर्ट यूज कर रहे हैं। इस टाइम ब्रेडा को तो अकेला छोड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि वो काफी ज्यादा छोटी थी, तो उसे भी कैथी और रॉबर्ट ने ही अडॉप्ट कर रखा है। और उन्होंने बोला था कि जब तक ये बड़ी नहीं हो जाती, समझदार नहीं हो जाती, हम लोग इसकी एजेंसी को संभाल लेंगे और उसके बाद जैसे ही ये संभालने लायक होती है तो हम लोग इसे वापस इसकी एजेंसी लौटा देंगे। लेकिन हाल फिलहाल की अगर हालत देखी जाए तो पूरा का पूरा इनकम सोर्स कैथी और रॉबर्ट यूज कर रहे थे। इस बात का पता जैसे ही पुलिस को चलता है तो उन लोगों ने ब्रेडा को अपने पास बुलाया और उन लोगों ने पूछा कि बेटा तुम अपने अंकल रॉबर्ट के बारे में क्या सोचती हो, कि क्या वो इस खून के पीछे हो सकते हैं। तो ब्रेडा ने कहा कि मुझे रॉबर्ट अंकल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। जब वो पहले भी हमारे घर पर आया करते थे तो मुझे बैड फीलिंग के साथ टच किया करते थे, और अब अगर देखा जाए तो जब उन लोगों ने मुझे एडॉप्ट किया था तो मैंने साफ साफ इस बात के लिए इनकार किया था कि मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन पुलिस ने मुझे यही बात कही कि बेटा अब तुम्हारे परिवार में से कोई बचा नहीं और तुम अकेली नहीं रह सकती। तो उसके चलते उन लोगों ने मुझे जबरदस्ती इनके साथ
भेज दिया, लेकिन मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती, क्योंकि जब से मैं इनके पास गई हूँ तो ये मुझे और ज्यादा टच करने लगे हैं। मैं इनके पास रहकर अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर पा रही हूँ। पुलिस को धीरे धीरे काफी सारा मामला समझ आने लगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही लिन फैमिली का एंड हुआ तो सारा का सारा जितना भी इनकम का सोर्स था उनकी न्यूज एजेंसी वाला, वो सारा का सारा कैथी और रॉबर्ट के पास आ चुका है। और दूसरी तरफ अगर रॉबर्ट को देखा जाए तो वो ब्रेडा के लिए काफी ज्यादा बुरी फीलिंग्स रखता है, और हो सकता है ये अटैक रॉबर्ट ने ही किया हो, और वो भी तब जब ब्रेडा अपने घर से बाहर थी, क्योंकि वो उसके लिए काफी ज्यादा बैड फीलिंग्स रखता है। हो सकता है इस लड़की के ऊपर उसकी बुरी नजर हो, और दूसरी तरफ अगर उसे देखा जाए तो वो पूरी तरीके से बेरोजगार भी है, और इस टाइम तो उसके लिए सोने पर सुहागा है। और इन्हीं सब चीजों के चलते उन लोगों ने रॉबर्ट को अपने साथ पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए लेकर गए। वहां पर जाते ही उन लोगों ने जितने भी एविडेंस इकट्ठे किए थे वो सारे के सारे रॉबर्ट के सामने रखे, और उससे ही पूछा कि क्या तुम ये सब प्लान कर रहे थे। रॉबर्ट ने इस बात से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया, और उसने कहा कि सर, वो मेरी बेटी जैसी है और मैं ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हाँ, मैं काफी बार उसके साथ इस तरह मस्ती करता रहा करता था, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन पुलिस का रॉबर्ट के ऊपर अभी भी शक था, तो वो लोग वहां पर उनके घर पर तहकीकात करने के लिए जाते हैं कि हो सकता है कोई ना कोई ऐसी चीज हमें मिल जाए जो कि इस बात की तरफ इशारा करती हो कि ये उस केस से रिलेटेड है। और जैसे ही पुलिस उनके घर पर पहुंचती है, वहां पर तहकीकात करती है, तो वहां पर उन्हें कुछ खास नहीं मिला। लेकिन जब वो लोग गैराज में पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसके ऊपर काफी सारा खून लगा हुआ था। पुलिस ने तुरंत उस हथियार को अपने कब्जे में ले लिया और उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया। जब उसकी रिपोर्ट सामने आई तो उसमें पता चला कि इसके ऊपर 5 लोगों का खून लगा हुआ है, जैसा कि वो रिपोर्ट आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और जिन 5 लोगों का खून इस पर लगा हुआ था वो थे मिल्ली, लिली, इरियन, हेनरी और टेरी। अभी तक कैथी लगातार इसी बात को बोलती जा रही थी कि मेरा पति ऐसा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग हमारे भाई के कारण ही रह रहे हैं, और मेरा पति मेरे भाई के बारे में ऐसा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन 5 मई 2011 को उसे अरेस्ट कर लिया गया। वो काफी सारी दलीलें देता है कि मैंने ये सब नहीं किया और मैं नहीं जानता कि ये आखिरकार हथियार मेरे यहाँ गैराज में कैसे आ पहुंचा, जिसके कारण ये केस इसी तरह 2017 तक चलता है। और 2017 में ये प्रूव हो गया कि उन 5 लोगों को मारने वाला कोई और नहीं जबकि रॉबर्ट ही था, और उसकी ऐसी हरकतों को देखकर उसे 5 बार उम्र कैद की सजा दी गई। ब्रेडा के लिए ये काफी ज्यादा झंझोर देने वाली बात थी कि जिस अंकल आंटी के लिए उसके पिता ने घर बनवा कर दिया, उन्हें रहने के लिए पूरा प्रबंध करके दिया, उसी अंकल ने उसके पूरे के पूरे परिवार को निपटा दिया। ये सारी चीजें प्रूव हो जाने के बाद रॉबर्ट से पूछा भी गया था कि आखिरकार तुमने ये सब क्यों किया, तो रॉबर्ट ने कहा कि मैंने अपना डॉक्टरी वाला पैसा अपनाया लेकिन वो नहीं चला, मैंने रेस्टोरेंट खोला लेकिन वो भी नहीं चला, मैंने काफी सारे और काम धंधे भी छेड़े लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा काम नहीं था जो कि अच्छे से मेरा ग्रो हो रहा हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करने में लगा दी लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन दूसरी तरफ मिल्ली को अगर देखा जाए तो इसने सिर्फ और सिर्फ पहली बार ट्राई किया था और उसी टाइम इसका इतना गजब का काम चल पड़ा कि मैं कुछ बता नहीं सकता। और ये सब चीजें अगर मेरे लिए देखी जाए तो ये काफी ज्यादा निराशाजनक थी। अभी भी मैं काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा था लेकिन अपने परिवार को चलाने तक का पैसा मेरे पास नहीं था। तो मेरे दिमाग में यही बात आई कि मैं इसको निपटा देता हूँ, उसके बाद जितनी भी एजेंसी से पैसा मिलेगा वो मेरे पास आएगा और जब तक ये ब्रेडा बड़ी होगी तब तक हम लोग अपना कुछ ना कुछ कर लेंगे। वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और खासकर उसमें भी रॉबर्ट के बारे में, और बेचारी ब्रेडा के बारे में तो कहना ही क्या, जिसका पूरा का पूरा परिवार ही उजड़ चुका हो। वैसे दोस्तों अगर आप लोग इस केस के बारे में मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज डाल दीजिएगा, और इसी के साथ दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा क्योंकि वहां पर भी मैं काफी सारी शॉर्ट्स वीडियो डालता रहता हूँ। Shanann, Bella, Celeste, if you're out there, just come back. Like, if somebody has her, just please bring her back. I need to see everybody. I need to see everybody again. This house is not complete without anybody here. Please bring her back. आखिरकार कौन है ये व्यक्ति जो सोशल मीडिया के ऊपर लाइव आकर अपनी फैमिली को वापस बुला रहा है? दरअसल दोस्तों इसका कहना है कि 2 दिन पहले इसकी पत्नी घर छोड़कर अपने माता पिता के पास चली गई, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वो अपने माता पिता के पास भी नहीं पहुंची, जिसके चलते इसका कहना है कि वो जरूर इससे नाराज होकर कहीं इससे दूर चली गई है। तो इसने लाइव आकर इस तरह अपनी पत्नी को वापस बुलाने की कोशिश की है। वैसे क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं। घटना 2010
10 की है जब क्रिस वोट और साइनन नाम की ये लविंग बर्ड्स आपस में मिलते हैं। पहली नजर में ही मिलते एक दूसरे को देखते ही इन्हें आपस में प्यार हो गया और ये प्यार इसी तरह चलता भी रहा, क्योंकि ये कोई अरेंज मैरिज नहीं थी जबकि इन्होंने लव मैरिज की थी। सब कुछ बड़े ही अच्छे से चल रहा था और इसी तरह चलते चलते 2013 में इन्हें एक लड़की हुई जिसका नाम इन्होंने बड़े ही प्यार से बेला रखा और फिर दोनों ही कपल्स अपनी प्यारी सी बच्ची को पालने में लग जाते हैं और इसी तरह टाइम बीतता रहता है और 2015 में वो फिर से प्रेग्नेंट होती है, जिसके बाद उसे फिर से 2015 में एक नन्ही मुन्नी लड़की हुई जिसका नाम उन लोगों ने बड़े ही प्यार से सेलेस्टी रखा। अभी भी घर का माहौल बड़े ही प्यार से चल रहा था और वैसे उनके बीच छोटे मोटे झगड़े भी हुआ करते थे, लेकिन वो लोग इन झगड़ों को कभी भी इतना नहीं बढ़ने देते थे कि वो उनके रिश्ते पर किसी तरह की आँच आने दे। पहले तो साइनन भी जॉब किया करती थी, लेकिन अब उसके ऊपर 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी, जिसके चलते उसने अपनी जॉब छोड़ दी और अपने बच्चों पर ही ध्यान देने लगी। जब साइनन ने जॉब छोड़ दी तो उसके घर का खर्चा थोड़ा डगमगा गया और यही कारण था कि क्रिस को अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। जहां पर वो तेल रिफाइनरी में काम किया करता था वहां पर वो एक्स्ट्रा टाइम देने लगा ताकि वो अपनी फैमिली के सारे खर्चे बड़े ही आसानी से निकाल सके और उन्हें किसी भी तरह की कोई भी पैसों की कमी ना हो। दूसरी तरफ साइनन अपने बच्चों को बड़े ही प्यार से पालती है और दूसरी तरफ उसका इंटरेस्ट सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था और यही कारण था कि वो सोशल मीडिया पर भी अपनी हर रोज पोस्ट डालती रहती और हर एक चीज को बताती कि मैं आज ये कर रही हूँ और मेरी बच्चियां ये कर रही हैं और हम लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं। उसके द्वारा व्लॉग बनाकर जो भी सोशल मीडिया पर डाले जाते थे उन्हें लोग काफी ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये फैमिली एकदम परफेक्ट है, जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की हर एक बात को बड़े ही प्यार से समझ पाते हैं और उसे हैंडल भी करने की कोशिश करते हैं। ये लोग सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही फेमस हो चुके थे, जिसके चलते एक टाइम ऐसा भी आया जब इन्हें एक लाइव टीवी शो में बुलाया गया। वहां पर जाकर भी इन्होंने अपनी फैमिली के बारे में और अपनी पूरे दिन की दिनचर्या के बारे में बताया। अगर टोटली बात देखी जाए तो सोशल मीडिया पर इन्हें देखने वाले लोगों का सिर्फ एक ही कहना था कि ये एक परफेक्ट फैमिली है, लेकिन दूसरी तरफ बात अगर उनके इंटरनल मैटर्स की जाए तो अब वो एक दूसरे को इतना टाइम नहीं दे पा रहे थे जितना कि पहले। साइनन अपने सोशल मीडिया और अपने दोनों बच्चियों के देखरेख में कुछ ज्यादा ही बिजी हो जाती थी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात क्रिस की जाए तो वो भी अपनी फैमिली को मतलब अच्छा फ्यूचर देने के लिए कंपनी में ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने लगा। उन दोनों के बीच अब इतनी बातें नहीं हो पाती थी जितने की वो शादी से पहले या फिर शादी के कुछ दिनों बाद तक किया करते थे। यही कारण था कि अब साइनन को भी लगने लगा था कि अब पहले वाला प्यार नहीं रहा और दूसरी तरफ अब साइनन समझ भी सकती थी कि क्रिस के ऊपर 2 बच्चियों और दूसरी तरफ मैंने भी जॉब छोड़ रखी है तो हम सब लोगों को पालने का प्रेशर आया हुआ है और यही कारण है कि वो कंपनी में एक्स्ट्रा टाइम देकर पैसे कमाकर हम लोगों को खुशहाल जिंदगी देने की कोशिश कर रहा है। और ऊपर से अब की बार वो फिर से प्रेग्नेंट थी तो एक आने वाले बच्चे का अच्छे फ्यूचर के लिए वो और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रहा है ताकि उसके परिवार को किसी भी तरह की दिक्कत फेस ना करनी पड़े। आखिरकार वो हमारे लिए ही तो कर रहा है। लेकिन कुछ दिन और इसी तरह बीतने के बाद वो देखती है कि क्रिस का उसके अंदर इंटरेस्ट काफी ज्यादा कम हो चुका है। अगर बात खाली टाइम की जाए तो वो उसके ऊपर उतना ध्यान फिर भी नहीं देता है और यही बात थी कि वो कुछ ज्यादा ही परेशान होने लगी। जिसके बाद उसने अपनी दोस्त निकोल को इसके बारे में बताया तो निकोल ने कहा कि क्रिस काफी ज्यादा अच्छा आदमी है, वो तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आखिरकार वैसे भी तुम्हारी लव मैरिज है, किसी तरह की अरेंज मैरिज नहीं जहां पर क्रिस तुमसे पीछा छुड़वाने की सोच रहा हो। हाँ, ये बात तुम भी देख सकती हो कि तुम्हारे घर पर पहले ही 2 बच्चियां हैं और अब एक नन्ना मुन्ना बच्चा आने वाला है, तो तुम भी जानती हो कि घर का खर्च कितना बढ़ जाता है, तो वो सब सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रहा है। और उसकी ऐसी बात सुनकर सियान भी कहती है कि हाँ मैं भी यही सोचती हूँ, लेकिन दिल है कि मानता ही नहीं। तो निकोल ने कहा कि तुम्हें इतना ज्यादा फालतू नहीं सोचना चाहिए, अगर तुम ज्यादा सोचोगी तो ये सब हरकतें तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ रिश्तों में दरार लाएंगी। वो बेचारा पार्ट टाइम और एक्स्ट्रा टाइम करके तुम्हारे लिए पैसा कमा रहा है और तुम उसके बारे में ये सब सोच रही हो। तो साइनन ने भी कहा कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, ये सब मेरी ही गलती है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन साइनन के हाथ कुछ ऐसी चीजें लगती हैं जिससे वो कह सकती है कि क्रिस किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। और एक दिन ऐसा भी आता है जब उसे डॉक्टर के पास अपने न्यू बोर्न बेबी जो आने वाला था उसके लिए चेकअप के लिए जाना था।
तो उसने अपनी दोस्त निकोल को बताया कि मुझे इस तरह जाना है, तो क्या प्लीज़ तुम मेरे साथ चलोगी, मुझे किसी न किसी की ज़रूरत होगी, मैं अकेली वहाँ पर नहीं जा सकती। तो निकोल ने कहा कि यार कोई बात नहीं, ये सब क्या पूछने की बात है, तुम्हें सिर्फ ये बोलना चाहिए कि मुझे वहाँ पर जाना है और मेरे साथ चलो। तो उसने कहा थैंक यू। तो वो दोनों मिलकर डॉक्टर के पास जाती हैं और वहाँ पर जाकर चेकअप करवाती हैं। चेकअप करवाने के बाद जब वो दोनों वापस घर पर आती हैं तो निकोल अपने घर पर चली जाती है और शियन अपने घर पर आ जाती है। तो वहाँ पर आते ही उसे क्रिस के बारे में पता चल जाता है कि ये इस तरह किसी और के साथ, जो कि इसके कंपनी में ही इसकी एक सहकर्मी है, उसके साथ अफेयर चल रहा है। तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वैसे टाइम शाम का हो चुका था और उन दोनों के बीच लड़ाई होते होते रात हो जाती है। रात होने के बाद जब अगली सुबह होती है, उसकी दोस्त जो कि उसके साथ डॉक्टर के पास गई थी, उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है क्योंकि वो उसकी बिल्कुल साथ में मौजूद पड़ोसी ही थी और ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जब उसने सुबह उठकर किसी तरह की अपनी डेली रूटीन की पोस्ट ना डाली हो सोशल मीडिया पर या फिर निकोल को फ़ोन ना किया हो। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात थी कि जिस रात क्रिस का और साइनन की लड़ाई हुई थी, उससे अगली सुबह निकोल के पास फ़ोन ही नहीं आता है। तो निकोल काफ़ी ज़्यादा अजीब महसूस करती है कि जो व्यक्ति सोशल मीडिया के बिना सांस ही नहीं ले सकता, उसने आखिरकार आज पोस्ट क्यों नहीं डाली और ना ही आज उसने मेरे पास फोन किया। तो आखिरकार चल क्या रहा है। उसने साइनन के घर पर जाकर डोरबेल बजाई और क्रिस से पूछा कि साइनन कहाँ पर है। उसने कहा कि उसने रात को ही मेरे साथ लड़ाई कर ली और वो अपने पिताजी के घर पर गई है। और निकोल ने साइनन के पास कॉल किया लेकिन साइनन अभी भी कॉल नहीं उठा रही थी। उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा कि लड़ाई तो इसके साथ हुई है तो वो फ़ोन मेरा क्यों नहीं उठा रही। वो काफ़ी ज़्यादा चिंता करने लगती है और लगभग दोपहर तक का टाइम हो चुका था और अभी तक ना तो साइनन की तरफ से किसी तरह का रिप्लाई आया था और ना ही उसने किसी तरह की कोई पोस्ट डाली थी। और उसने बिना कुछ सोचे समझे पुलिस के पास फ़ोन कर दिया। उसने बताया कि इस तरह मेरी एक दोस्त थी और सब कुछ वो जो करती थी उसके बारे में बताया और उसने बताया कि आज काफी ज्यादा अजीब हो रहा है। तो कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पर आ पहुंचती है। पुलिस उनके घर पर पहुंचती है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्रिस मौजूद था। वहां पर अभी तक साइनन वापस नहीं आई थी और जब पुलिस ने क्रिस से पूछना चाहा कि आखिरकार तुम्हारी पत्नी कहाँ पर है और अभी तक तुमने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई कि वो घर छोड़कर चली गई है, तो क्रिस ने कहा कि जनाब रात को हम दोनों की लड़ाई हो गई थी और वो गुस्से में अपने पिता के घर चली गई थी दोनों बच्चों को साथ लेकर। तो मैं इसीलिए नहीं बोल रहा था, सोचा कि 2 दिन बाद जाकर उसे मना ही लाऊंगा। और मैं इसीलिए नहीं बोला, सोचा था कि 2 दिन बाद उसके पिताजी के घर पर जाऊंगा और उसे मनाकर वापस ले आऊंगा। तो निकोल ने कहा कि मैंने उसके पिता के पास फोन किया था लेकिन उसके पिता ने कहा कि वो मेरे पास आई ही नहीं, तो फिर वो गई कहाँ पर। जिसके बाद क्रिस भी कहता है कि क्या वो अभी तक अपने घर नहीं पहुंची, मुझे काफी ज्यादा टेंशन हो रही है, आखिरकार वो कहाँ पर गई होगी। पुलिस से कहा कि प्लीज सर मेरी वाइफ को ढूंढ दीजिए। तो पुलिस ने भी कहा कि आप चिंता बिल्कुल ना कीजिए, हम आपकी वाइफ को ढूंढ देंगे। जिसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और दूसरी तरफ क्रिस ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी, जिस क्लिप को आपने वीडियो के सबसे पहले देखा था, जहां पर वो बड़े ही बुरे तरीके से बोल रहा था कि प्लीज़ जहां पर भी मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, उन्हें वापस भेज दो या फिर वो लोग अपने आप वापस आ जाएं, उनके बिना मेरी फैमिली कंप्लीट नहीं। Shanann, Bella, Celeste, if you're out there, just come back. Like, if somebody has her, just please bring her back. I need to see everybody. I need to see everybody again. This house is not complete without anybody here. Please bring her back. और इन्वेस्टिगेशन करते समय उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई ना कोई कैमरा जरूर होगा जिससे हम लोग उसे ट्रैक करेंगे कि वो कहाँ पर गई। जहाँ पर भी वो गई होगी वहाँ आगे जो भी कैमरा मौजूद होगा हम लोग उसमें जरूर देख के इस बात का अंदाजा लगा सकेंगे कि वो गई कहाँ पर होगी। और इसी तरह कुछ देर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि जो इनका पड़ोसी है उनके मेन गेट पर कैमरा लगा हुआ है और उसका जो कैमरा है उसका जो मेन फोकस है वो इसके घर पर भी पड़ता है, जहां पर ज़्यादा कुछ साफ तो दिखाई नहीं देता लेकिन इस बात का अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा कि उसके साथ क्या हुआ था, आखिरकार वो कहां पर गई। तो उन्होंने जाकर उस पड़ोसी से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ हमें इस तरह एक केस को सोल्व करने में हमारी मदद कीजिए। तो पड़ोसी ने भी कहा कि हाँ ज़रूर, मैं साइनन को और क्रिस को बड़े ही अच्छे से जानता हूँ, ये मेरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे पड़ोसी हैं, मैं इन लोगों की मदद नहीं करूँगा तो आखिरकार यार करूँगा किसकी।
तो पुलिस वहां पर जाकर देखती है और जो उन लोगों ने कैमरे में जाकर देखा वो सच में ही काफी ज्यादा अजीब था, क्योंकि जो बंदा अभी तक ये बोल रहा था कि सर प्लीज मेरी फैमिली को ढूंढ कर लाइए, मैं उनके बिना रह नहीं सकता, वो आधी रात में वहां पर मौजूद था, जो कि कुछ ऐसा काम कर रहा था जो उसे नहीं करना चाहिए, जहां वो अपनी वाइफ को उठाकर अपनी गाड़ी में डाल रहा था। तो सभी लोगों ने वहां पर पहले तो सीसीटीवी फुटेज की तरफ देखा और उसके बाद क्रिस की तरफ देखा और पूछा ये क्या है। और ये सब हालत देखकर क्रिस भी पूरी तरह से समझ चुका था कि वो फंस चुका है। तो सबसे पहले तो पुलिस ने उसे पकड़ा और पुलिस स्टेशन लेकर गई और वहां पर ले जाकर उससे पूछताछ करनी शुरू कर दी। लेकिन पूछताछ करते समय भी क्रिस ने कुछ साफ साफ नहीं बताया और उसने अपनी ही बातों को उलझा कर बताने की कोशिश की। उसने कहा कि सर मेरा अफेयर यहाँ कंपनी में ही मौजूद एक महिला सहकर्मी के साथ चल रहा था। लेकिन जब ये बात साइनन को पता चली तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई और उसने कहा कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं था तो मुझसे शादी क्यों की, और ये बच्चे आखिरकार ये दोनों पैदा क्यों किए। और गुस्से में उसने ही उन दोनों बच्चों की जान ले ली, जिसके बाद पुलिस ने उसके ऊपर किसी तरह का कोई विश्वास नहीं किया और अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। लेकिन पुलिस को पता चल चुका था कि अभी भी ये झूठ बोल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने उसकी थोड़ी खातिरदारी की और उसके बाद उसने पूरी की पूरी सच्चाई बयां की। और उसने जो किया था वो सच में ही काफी ज्यादा दिल दहला देने वाला था। उसने बताया कि सर इस तरह जब मेरी फैमिली काफी ज्यादा बड़ी हो गई तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम अपनी कंपनी में देना पड़ा ताकि मुझे कुछ ज्यादा सैलरी मिल सके। लेकिन इसी तरह एक्स्ट्रा टाइम बिताते बिताते जब मैं वहां पर कंपनी में अपना ज्यादा टाइम बिता रहा था तो वहां पर एक लड़की से मुझे प्यार हो गया और उसने ये कहा कि मैं तुमसे शादी तब तक नहीं करूंगी जब तक कि तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दे देते। मैं सैनन से भी काफी ज्यादा प्यार करता था और अपने बच्चों से भी काफी ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उन्हें आखिरकार किस तरह बोलूं जाकर कि मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूं। और ये सब जब चल ही रहा था तो मेरे बताने से पहले ही सैनन को इस बात का पता चल गया और वो मुझसे काफी ज्यादा गुस्सा थी। हम दोनों के बीच सिर्फ लड़ाई हो रही थी, लेकिन उस लड़ाई के बीच ही हम दोनों के बीच थोड़ी हाथापाई भी हुई और उस हाथापाई में सैनन की जान चली गई। लेकिन मैंने उसकी जान जानबूझकर नहीं ली थी, लेकिन अब उसकी जान जा चुकी थी तो मैं आखिरकार क्या कर सकता था। जिसके बाद मैंने उसकी बॉडी को डिकम्पोज करने की सोची। लेकिन खराब बात ये थी कि जब मैंने सैनन को मारा तो मेरी बड़ी लड़की ने ये सब देख लिया था, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि ये सब क्या हो रहा है, जिसके चलते उसने मेरे पास आकर बड़े ही प्यार से पूछा कि मम्मी को क्या हुआ, ये यहाँ पर इस तरह लेटी हुई क्यों है, आखिरकार ये नीचे गिरी हुई क्यों है। तो मैंने कहा कि कुछ नहीं, ये थोड़ी बीमार है, हमें इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। ऐसे में मैं अपनी उस बेटी को भी नहीं छोड़ सकता था क्योंकि उसने ये सब देख लिया था। तो मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर सैनन की बॉडी को अपनी गाड़ी में डालकर वहां से निकल जाता हूँ, जैसा कि आप लोगों ने अभी वीडियो में देखा, या फिर हम कहें ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहा था। और लेकिन उस टाइम मेरी दोनों बेटियां जिंदा थी, लेकिन उन्हें ये लग रहा था कि हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। जिसके बाद हम लोग लगभग 1 घंटे तक ड्राइविंग करते हैं और मैं अपनी कंपनी में मौजूद वहाँ पर जो तेल के जो बड़े बड़े कंटेनर थे उनके पास लेकर जाता हूँ। सबसे पहले तो मैं सैनन को उठाकर वहीं पास में मौजूद एक खाली जगह पर खोदकर उसे मिट्टी में दबा देता हूँ। लेकिन ये सब मेरी जो बड़ी बेटी थी वो देख रही थी और वो बार बार पूछ रही थी कि आप क्या कर रहे हैं, मम्मी आखिरकार उठ क्यों नहीं रही। तो उसने कहा कि तुम थोड़ी सी देर रुको, सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद वो वहाँ पर उसे दफना कर वापस आ जाता है। तो उसकी बड़ी बेटी फिर से पूछती है कि मम्मी कहाँ पर है। तो उसने वहीं पर मौजूद एक कपड़े से अपनी बड़ी बेटी का गला दबा दिया और उसकी बॉडी को वहीं पर ले जाकर एक तेल रिफाइनरी के कंटेनर में डाल दिया। ये सब वहाँ पर मौजूद उसकी छोटी बेटी भी देख रही थी और जब वो उसे वापस लेने के लिए आता है तो वो अपने पिता से पूछती है कि क्या वो उसके साथ भी वही करेंगे जो उसने उसकी बड़ी बहन के साथ किया है। लेकिन अजीब बात ये थी कि इतना पूछने के बाद भी ये बेदर्द पिता कुछ नहीं सोचता और वो उसे भी गला घोंटकर मार डालता है और उसकी बॉडी को वहीं पर मौजूद दूसरे कंटेनर में डाल देता है। जिसके बाद वो सुबह होने से पहले ही अपनी गाड़ी लेकर वापस वहीं पर आता है और वहीं पर पार्क करके अंदर चला जाता है। पुलिस ने वहां पर जाकर उन दोनों बच्चियों की बॉडी उन कंटेनर से निकाली और वहीं पर मौजूद उस जगह से खोदकर सैनन की बॉडी को भी बाहर निकाला। जिसके बाद ये केस कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट ने भी यही डिसीजन सुनाया कि इस तरह का दरिंदा तो बाहर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, जिसके चलते उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। और कुछ इस तरह से पूरी हुई इस
मर्डर, पिता या फिर हम कहें पति की कहानी, जिसकी शादी पहले ही उससे हुई थी जिससे वो प्यार करता था, लेकिन वो फिर से कहीं और दिल लगा बैठा, जिसकी सजा आज वो भुगत ही रहा है और उसके घर वालों ने तो भुगत ही ली। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों टाइम था 1996 का, जब रसिया में पश्चिमी साइबेरिया में मौजूद एक नदी में पुलिस को काफ़ी सारी लाशें मिलती हैं। सबसे पहले तो पुलिस ने यही अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है शहर में कोई ना कोई सीरियल किलर आया होगा या फिर कोई ऐसी गैंग आई होगी जो कि इंसानी शरीर के अंगों को स्मगलिंग करते होंगे। लेकिन पुलिस को कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये ना तो किसी सीरियल किलर का काम है और ना ही किसी गैंग मेंबर का, जबकि ये काम है एक सिरफिरे इंसान का, जिसे गलती से मेंटल हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया और आज वो बिल्कुल खुला घूम रहा है। लेकिन असल में क्या हुआ था यहाँ पर? कौन था ये सिरफिरा आदमी और ये ऐसे क्या काम कर रहा था कि बाद में सीधा का सीधा इस नदी में लोगों की लाशें आ रही थी। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आप लोगों को वार्निंग दे दूं कि अगर मेरी इस वीडियो को कोई बच्चा देख रहा है तो प्लीज इस वीडियो को छोड़ दीजिए और आप हमारी किसी और क्राइम स्टोरी को जाकर देख सकते हैं। मैंने इसी तरह की काफी सारी और भी स्टोरी यहाँ पर बना रखी है। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हॉररफाइंग केस। दोस्तों आज की जो ये घटना है ये असल में शुरू हुई रूस के पश्चिमी साइबेरिया में, जब एक बिल्डिंग में रहने वाले काफी सारे लोग इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे कि उन लोगों का जो मेन पानी का पाइप है वो ब्लॉक हो चुका है और उनके पास अब पानी नहीं पहुंच रहा। तो उन लोगों ने प्लम्बर के पास कॉल किया और उसे अपने घर पर बुलाया। प्लम्बर ने वहां पर मौजूद काफी सारे घरों में जाकर चेक किया कि हो सकता है यहीं पर कोई प्रॉब्लम आई हुई हो या इधर कोई प्रॉब्लम आई हुई हो, और इसी तरह काफी सारे घरों में जाकर उसने चेक किया। वो कुछ देर इसी तरह दिक्कत को ढूंढने के बाद वापस चला गया, लेकिन अगले दिन फिर से उस बिल्डिंग में मौजूद लोगों ने प्लम्बर के पास कॉल किया और अपनी समस्या बताई। तो अब की बार प्लम्बर फिर से आ जाता है और अब की बार वहां पर मौजूद और घरों में जाकर इस दिक्कत को देखने लगता है। लगभग सभी घरों को देखा जा चुका था और अब सिर्फ एक ही घर बचा था और वो था अलेक्जेंडर पिस्टर स्टफ का। तो प्लम्बर ने जाकर नॉक किया, लेकिन अंदर से दरवाजा किसी ने नहीं खोला। तो वो वापस जाने लगता है, लेकिन उस बिल्डिंग में मौजूद लोगों ने कहा कि हमें पानी की काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो प्लीज तुम इसे ठीक करके ही जाओ। तो प्लम्बर ने ये बात साफ साफ बोल दी कि इस तरह वो बंदा अपना घर नहीं खोल रहा और जब तक मैं अंदर नहीं चला जाता मैं दिक्कत किस तरह से सोल्व कर पाऊंगा। तो वहां पर बिल्डिंग में मौजूद काफी सारे लोग उसके साथ उस घर में जाते हैं और वहां पर बाहर से नॉक करते हैं, लेकिन अभी भी किसी ने घर नहीं खोला। तो कुछ एक लोग ऐसे भी सामने आए जिन्होंने ये बात कही कि अब हम इस पानी की समस्या से और ज्यादा नहीं जूझ सकते, तो हम इस दरवाजे को ही तोड़ देंगे और तुम अंदर जाकर अपना काम करो और बाद में जब इसका मालिक आएगा तो उससे हम लोग निपट लेंगे। तो प्लम्बर के पास तो सारे हथियार मौजूद ही थे और प्लम्बर को ये बात बोलने की ही देर थी कि इस दरवाजे को तोड़ दो, कि उसने वो दरवाजा तोड़ दिया। और जैसे ही वो अंदर घुसता है तो प्लम्बर के साथ साथ उसके साथ जो भी लोग उस बिल्डिंग के वहां पर आए थे सबका दिमाग चकरा गया। काफी सारे ऐसे लोग मौजूद थे जिन्हें उल्टी आने लगी और काफी सारे ऐसे जिन्होंने वहां का हाल देखा और वहीं पर चक्कर खाकर गिर पड़े। उन लोगों के बीच तनाव बढ़ने लगा और आपस में वो सिर्फ एक ही बात पूछ रहे थे कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि इस घर के अंदर जैसे ही ये लोग घुसते हैं तो उन्हें मिलता है कि यहाँ पर पूरे फ्लोर के ऊपर बड़े ही बुरे तरीके से खून फैला हुआ है। एक सोफा है जिसके ऊपर एक लड़की पड़ी हुई है बिना कपड़ों के और उसके हाथ पैर को अगर देखा जाए तो काफी जगह से वो टूट चुके हैं। उसका मुंह बड़े ही बुरे तरीके से सूजा हुआ है और उसकी एक आंख तो इतने बुरे तरीके से शायद उसे पीटा गया होगा कि वो बंद ही हो चुकी है। चारों तरफ दीवारें जो मौजूद थी वो खून में सन चुकी थी और जहां पर सोफा रखा गया था उस सोफे के नीचे से खून बहकर दूसरी तरफ गया हुआ था। वहीं एक खिड़की की तरफ एक लड़की भी बांधी गई थी जिसके शरीर पर इतने सारे निशान और चोटें दिखाई दे रही थी कि मानो अगर इसे अभी हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो ये कुछ ही देर बाद अपनी जान गंवा देगी। ये सारे लोग आपस में बातें कर रहे थे और ये बात एक दूसरे से पूछ रहे थे कि आखिरकार ऐसा कौन कर सकता है कि इस शोर शराबे को सुनकर उसी घर में से एक आदमी निकलता है और इतने सारे लोगों को अपने सामने देखकर वहीं पर मौजूद एक खिड़की में घुसकर दूसरी तरफ छलांग लगा देता है और दूसरी बिल्डिंग से वो नीचे चला गया। आम जनता यहाँ पर आई हुई थी, वो इन सब चीजों को नहीं देख पाई तो वो लोग तुरंत बाहर आ गए और उन लोगों ने पुलिस के पास कॉल किया। पुलिस वहां पर आती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो उन लोगों ने पाया उसको देखकर पुलिस वालों का भी दिल दहल गया,
क्योंकि अभी तक इन्होंने सिर्फ 2 लड़कियों को ही देखा था, तीसरी को नहीं, जो कि असल में वहां बाथरूम में बेजान पड़ी हुई थी। और बेजान तो वो होनी ही थी क्योंकि उसका गला काटकर वहीं टब में डाल दिया गया और उसकी बॉडी वहीं पास में ही पड़ी हुई थी। पुलिस को भी ये बात जानने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगी कि ये अपार्टमेंट किसका है, और वो अपार्टमेंट था लूडी मिलर का। और ये लड़का यहाँ से जो भागा था ये कोई और नहीं जबकि उसका बेटा अलेक्जेंडर ही था। पुलिस ने तुरंत अपनी खोज शुरू कर दी और लूडी मिलर को अपनी हिरासत में ले लिया। और इसी तरह ढूंढते ढूंढते एक दिन बाद ही अलेक्जेंडर भी उनके कब्जे में आ जाता है। और पुलिस वालों ने उन दोनों को अलग अलग कमरों में रखकर उनसे पूछताछ करनी शुरू की। और जो पूछताछ में सामने आया उसके मुताबिक जो चीजें पुलिस ने उनके अपार्टमेंट में देखी वो तो कुछ भी नहीं। अलेक्जेंडर की मां लूडी ने काफी सारी बातें बताई कि ये मेरा बेटा जो है बचपन से इस तरह का नहीं था और ना ही मैं इस तरह की थी, जबकि ये सारे हालात मेरे पति के कारण हमारे यहाँ पर बन चुके थे। और उसने अपनी स्टोरी बतानी शुरू की अलेक्जेंडर के जन्म से। उसने बताया कि अलेक्जेंडर का जन्म 1 मार्च 1970 को हुआ था। ये टाइम से पहले ही पैदा हो गया, जिसके कारण पहले तो डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था कि शायद ये मुश्किल ही बच पाएगा क्योंकि इसका जन्म टाइम से पहले ही हो गया और ये काफी ज्यादा कमजोर है। लेकिन जैसे तैसे करके अलेक्जेंडर की जान बच जाती है, लेकिन अभी भी वो काफी ज्यादा कमजोर था तो ज्यादातर बीमार ही रहा करता था और उसकी माँ उसका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखा करती थी। अलेक्जेंडर के अलावा इसके परिवार में इसके माता पिता के अलावा इसकी एक बड़ी बहन भी मौजूद थी। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या की जड़ थी वो था अलेक्जेंडर का फादर, क्योंकि वो अपनी बेटी को, अपनी वाइफ को और इसके साथ साथ अलेक्जेंडर को, जो कि अब काफी ज्यादा बीमार रहता है, काफी ज्यादा मारा पीटा करता था। वो इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता और ये बात बोला करता था कि तुम्हें घर से बाहर जाने की कोई भी जरूरत नहीं, कोई भी अगर तुम्हें काम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें सारी की सारी चीजें ला कर दूंगा। और ये सारी बातें मानने के बाद भी अलेक्जेंडर का पिता अलेक्जेंडर को पीटा करता था, उसकी माँ को पीटता और इसके साथ साथ उसकी बहन को भी। लेकिन जब तक अलेक्जेंडर 8 से 10 साल का हुआ, इसे इतना बुरे तरीके से पीटा गया था कि इसे गलत सही इन सब चीजों की बिल्कुल भी पहचान नहीं थी। उसे सिर्फ एक ही बात का पता था कि ये इसका पिता है और किसी न किसी तरीके से इससे उसको अपनी जान बचानी है। लूडी मिलर काफी दिनों तक तो ये सारी चीजें सहन करती है, लेकिन अब वो देखती है कि इसके बच्चे बड़े हो रहे हैं लेकिन इसका पति बिल्कुल भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा, तो टाइम रहते ही इसे उनसे अलग हो जाना चाहिए, नहीं तो इनके इन छोटे छोटे बच्चों का भी भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो लूडी मिलर ने अपने पति से तलाक ले लिया और वो लोग जा बसते हैं किसी और शहर। अलेक्जेंडर को उसकी माँ अब स्कूल भेजने लगी थी। वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी माँ के साथ बिताता, स्कूल में भी जाकर अपना टाइम वो बिताने लगा था, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि किसी व्यक्ति से किस तरह से बात करते हैं, किसी के काम किस तरह से आते हैं और किसी के साथ टाइम किस तरह से स्पेंड करते हैं, जिसके कारण उसका कोई दोस्त नहीं बना। और जो भी बच्चे उसके स्कूल में मौजूद थे वो अक्सर उसे पीटने लगते। वो उसे काफी सारी ऐसी बातें बोला करते थे कि तेरे अंदर दिमाग नहीं है, भूसा भरा है क्या, और इसी तरह उसे चिढ़ाया करते थे। उसकी माँ भी उसके पिता से दूर अब दूसरे शहर में आ जरूर गई थी, लेकिन वो भी बाहर के लोगों के साथ इतना सोशल तौर पर कनेक्ट नहीं हो पाई थी जितना कि एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी के लिए होना जरूरी है। लेकिन अब जिंदगी बिताने के लिए पैसे की जरूरत थी और पैसा तो नौकरी करने पर ही आएगा, तो उसने एक रिज्यूम बनाकर एक केयर टेकर स्कूल में दिया जहां पर उसका सिलेक्शन भी हो गया। वो वहां पर जाती है, बच्चों का ध्यान रखती है और उसके बाद वापस आ जाती है। बाहरी तौर पर उसका भी कोई दोस्त नहीं था। और इसी तरह घिसटते घिसटते अलेक्जेंडर को देखा जाए, उसकी माँ को देखा जाए, तो उनकी जिंदगी चल रही थी। लेकिन केयर टेकर स्कूल में एक दिन लूडी मिलर को कुछ चोरी करते हुए पकड़ा गया और बाद में उसे उस स्कूल से निकाल दिया गया। लेकिन अभी भी पेट भरने के लिए पैसे की काफी ज्यादा जरूरत थी, तो उसने जाकर एक वकील के पास अपना रिज्यूम दिया और उसने कहा कि मैं सर आपका सारा का सारा काम धाम जितना जो कुछ भी है वो संभाल लूंगी, आप भले ही मुझे थोड़ी कम सैलरी दे दीजिएगा लेकिन मैं आपका काम बड़े ही अच्छे से संभालूंगी। तो उस वकील ने अपने असिस्टेंट के तौर पर लूडी को अपने पास रख लिया और वो वहां पर काफी अच्छे से काम भी करती है। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर का अपने स्कूल में अभी भी कोई दोस्त नहीं बना और इसी तरह से बाकी लड़के उसे प्रताड़ित करते रहा करते थे। तो उसके अंदर काफी सारा गुस्सा अब भर चुका था, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो अपना गुस्सा कहां पर उतारे। वैसे अकेली उसकी माँ भी थी, लेकिन जब से वो उस वकील के पास जाकर काम करने लगती है तो उसे अपने काम में काफी ज्यादा मजा आने लगा, क्योंकि वहां पर मौजूद काफी सारे ऐसे केसेस उसके पास आया करते थे और फोटोग्राफ्स भी उनके साथ हुआ करते थे जिसके अंदर मौजूद विक्टिम को काफी सारा ब्लड लॉस हो चुका होता और वो दर्द में कहरा रहा
होता था और लूडी मिलर को अपने केस से ज्यादा उनके दर्द में मजा आने लगा। तो वो उनके पूरी डिटेल को बड़े ही अच्छे से सुनती और समझती और उसके बाद फैसला लेती, जिसके कारण वकील भी ये सोचता कि वाह कितना अच्छा मुझे असिस्टेंट मिला है जो कि पूरी बातों को बड़े ही अच्छे से समझकर मुझे एक्सप्लेन कर देता है। लेकिन शायद उस वकील को भी नहीं पता था कि ये महिला अपने काम के प्रति डेडिकेट नहीं, जबकि वहां पर होने वाले खून खराबे में इंटरेस्टेड है। लूडी मिलर अब अपने ऑफिस के काम को घर पर लाने लगी थी और उसमें जितने भी फोटोग्राफ्स हुआ करती थी उन्हें पूरा दिन देखती और समझने की कोशिश करती कि असल में जब इसे मारा गया होगा तो इसे कितना ज्यादा दर्द हुआ होगा। और इसी तरह की बातें वो अपने बेटे अलेक्जेंडर को भी बताया करती थी और इसके साथ साथ वो उसे वो फोटोज भी दिखाया करती थी कि इस तरह का केस अब हमारे यहाँ पर आया हुआ है और उस बंदे को बड़े ही बुरे तरीके से मारा गया था। और अलेक्जेंडर अपनी उम्र के उस पड़ाव पर था जब उसे दादी नानी से कहानियां सुननी थी, लेकिन असल में वो अपनी माँ से क्राइम केस सुन रहा था। तो उसके दिमाग में भी काफी सारे खुरापाती आइडिया आने लगे और जब उसकी माँ काम पर चली जाया करती थी, जब वो स्कूल से वापिस आ जाता तो वो अपने पड़ोसियों को थोड़ी चुल करने के लिए कभी तो उनके गेट पर अजीबोगरीब चीजें रखा था जैसे कि खून से भरा हुआ चाकू, और कभी कभार उनकी दीवारों पर धमकियां लिखा था जैसे कि तुम अपने परिवार को कल नहीं देख पाओगे, और इसी तरह की काफी सारी और धमकियां। उनके आस पड़ोस में रहने वाले लोग इस बात को देखकर काफी ज्यादा घबरा गए कि यार पता नहीं हमारे यहाँ क्या चल रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब एक व्यक्ति ने अलेक्जेंडर को ये सारी चीजें करते हुए पकड़ लिया और वो उसे पकड़कर उसकी मॉम के पास लेकर जाता है और उसकी शिकायत करता है। लेकिन उसकी माँ ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं मानती कि हमारे लड़के ने ऐसा कुछ किया होगा। और उसके बाद टाइम आया 1988 का। अब तक अलेक्जेंडर 17-18 साल का हो चुका था और अब वो लोग रात को डिनर टेबल पर बैठकर इस बारे में बात किया करते थे कि इस तरह का मेरे पास एक नया केस आया है, वहां पर विक्टिम को इतने बुरे तरीके से मारा गया था, इतने बुरे तरीके से उसे चीरा फाड़ा गया था जिसके बाद उसने अपनी जान गंवा दी। अब वो लोग खाना खाते टाइम भी इन सब चीजों के बारे में बात करने लगते हैं और धीरे धीरे कर जब थोड़ा और टाइम बढ़ता है तो वो लोग इस बारे में भी डिस्कस करते हैं कि जब उस आदमी को आखिरी बार मारा गया होगा तो उसे किस तरह का फील हुआ होगा और जिस बंदे ने उसे मारा उसे कितना मजा आया होगा। हो सकता है उसने उसका कलेजा निकालकर अपने हाथ में लिया होगा या फिर सीधा ही उसकी पेट की आंतड़ियों को सीधा फर्श पर फेंक दिया होगा। इसी तरह टाइम बीतने के साथ साथ उन लोगों के बीच खून खराबे को लेकर उन लोगों का जुनून और ज्यादा बढ़ने लगता है और वो लोग जितनी ज्यादा हो सकती थी इस बारे में खुलकर बातें करने लगते हैं। उसकी माँ को भी पता था कि उसके बेटे अलेक्जेंडर का उसके स्कूल में क्या हाल है और हर रोज उसे क्या सहना पड़ रहा है, जिसके कारण वो उसके ज्यादा से ज्यादा नजदीक रहना चाहती थी और उसकी समस्याओं को समझने में उसकी मदद किया करती थी। अलेक्जेंडर वैसे तो अपने स्कूल में काफी ज्यादा कम बोला करता था और जितने भी लोगों से बोला करता था वो लोग अक्सर उसकी रैगिंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात होती है 17 साल की अफगिनी से। ये लोग आपस में मिलते हैं, बातें करते हैं और अफगिनी ही वो लड़की थी जो कि अलेक्जेंडर की बातों को थोड़ा थोड़ा समझा करती थी और अलेक्जेंडर को भी इस बात को फील करके काफी ज्यादा अच्छा लगा कि चलो यार कोई तो ऐसा बंदा है जो कि मेरी बातों को समझ रहा है। तो वो उसका ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखता, उसके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता और हर रोज उसके लिए एक फूल लेकर जाता। और इसी तरह चलते चलते ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक आ गए। अफगिनी भी अब अलेक्जेंडर को अपना फर्स्ट लव मानने लगी थी और वो उसके साथ टाइम बिताने लगी थी। तो अलेक्जेंडर पहले तो उसका काफी ज्यादा ध्यान रखा करता था, लेकिन अफगिनी भी अब उसके साथ रहने लगी है तो वो उसके ऊपर हक जमाने की कोशिश करता है और वो ये बात सोचने लगा कि ये जो कुछ भी करती है इसे करने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए। लेकिन अफगिनी को ये सारी चीजें जरूरी नहीं लगी तो वो अपने आप जो कुछ वो करना चाहती थी वो करने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ अब अलेक्जेंडर अपने बिल्कुल पिता की तरह काम करने लगता है और जब भी अफगिनी उसकी बात नहीं मानती तो वो उसे कभी कभार तो पीटने लग जाता। अफगिनी को अलेक्जेंडर की ये बातें पसंद नहीं आई तो उसने अलेक्जेंडर से ये बात कही कि हमें टाइम रहते अलग हो जाना चाहिए क्योंकि अब तुम पहले वाले नहीं रहे और अब तुम्हारे अंदर काफी सारे बदलाव आ चुके हैं। तुम मुझसे प्यार नहीं करते जबकि तुम यही चाहते हो कि तुम जो कुछ भी चाहो मैं सिर्फ वही करती जाऊं। तो अलेक्जेंडर उसे मनाता है और अपने घर पर लेकर जाता है कि चलो तुम आज मेरे साथ चलो, आज हम दोनों का ही मूड काफी ज्यादा खराब हो चुका है। तो पहले तो अफगिनी ने इस बात से मना कर दिया लेकिन अलेक्जेंडर के बार बार जबरदस्ती करने पर वो भी मान गई और वो दोनों आ पहुंचते हैं अलेक्जेंडर के घर पर। अलेक्जेंडर के घर पर आते ही अलेक्जेंडर उसके साथ जबरदस्ती
ज़बरदस्ती करने लगता है, लेकिन अफगानी इस बात के लिए तैयार नहीं थी और उसने ये बात कही कि मैं वापस अपने घर पर जा रही हूँ। लेकिन इस बात से अलेक्जेंडर ने साफ इनकार कर दिया कि यार तुम्हारे नखरे कितने हैं और आखिरकार तुम चाहती क्या हो। तो तुम अब मेरी बात सुनो, तुम्हें यहीं पर रहना है और जब तक मैं ना बोल दूं तुम वापस घर पर नहीं जा सकती। उस टाइम अलेक्जेंडर की माँ भी घर पर ही थी और उसे ये सारी चीजें देखकर एक ही बात समझ में आई कि मेरे बेटे ने पहली चीज है जो कि पसंद की है और अब वो भी उससे दूर जाने की कोशिश कर रही है। तो उसने अलेक्जेंडर से कहा कि बेटा तुम एंजॉय करो, मैं अभी आती हूँ। और वो बाहर जाकर उस घर को बंद कर देती है। अफगानी चिल्लाने लगती है तो अलेक्जेंडर ने तुरंत टीवी का रिमोट उठाया और उसकी आवाज हद से ज्यादा कर दी, जिसके कारण अफगानी की आवाज बाहर तक नहीं पहुंच पाई और अंदर रहकर अलेक्जेंडर ने अफगानी के ऊपर काफी सारे टॉर्चर किए। वो पूरी रात उसके ऊपर टॉर्चर करता है और तब तक उसकी माँ भी वापस आ चुकी थी। उसकी माँ के सामने भी वो टॉर्चर करता है उसे और अफगानी उससे एक ही रिक्वेस्ट करती है कि वो प्लीज उसे जाने दे, आज के बाद वो उसके रास्ते में कभी नहीं आएगी। अगली सुबह हो चुकी थी लेकिन अलेक्जेंडर अभी भी उसे टॉर्चर कर रहा था। लेकिन तभी उनके घर का कोई दरवाजा खटखटाता है और जब अलेक्जेंडर की माँ ने जाकर दरवाजा खोला तो उसने पाया कि सामने पुलिस खड़ी है, क्योंकि अफगानी की माँ ने पुलिस में कंप्लेंट की थी कि एक दिन से हमारी लड़की इस तरह गायब है, पता नहीं वो कहाँ पर गई होगी। और आखिरी टाइम जब वो गई थी तो उसने यही बात बोली थी कि वो अपने दोस्त अलेक्जेंडर के साथ जा रही है। पुलिस अलेक्जेंडर का पता पूछते पूछते यहाँ तक आ पहुंची और उसके बाद जो अफगानी का हाल अलेक्जेंडर ने कर रखा था वो तो पुलिस ने देख ही लिया था। तो पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया और दूसरी तरफ जब उसकी गर्लफ्रेंड को देखा तो वो काफी ज्यादा बुरी हालत में थी, तो उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया और वहां पर उसका ट्रीटमेंट शुरू करवाया। लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने अपना दम तोड़ दिया। पुलिस अलेक्जेंडर के पास जा पहुंची और उससे पूछताछ करनी शुरू की। पुलिस जैसे ही आधे पौने घंटे तक उससे बात करती है तो पुलिस को अंदाजा हो गया कि इसे पुलिस की नहीं जबकि मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत है और तुरंत वहां पर एक डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा कि मैं इसकी आपको पूरी डिटेल दे दूंगा कि ये नाटक कर रहा है या फिर ये सच में ही मेंटली डिस्टर्ब है, आप लोग प्लीज इसे मेरे साथ भेज दीजिए। डॉक्टर उसे अपने साथ लेकर गया और अपने हॉस्पिटल में ले जाकर उसकी सारी की सारी जब रिपोर्ट्स उसने चेक की तो उसे पता चलता है कि ये सच में ही मेंटली डिस्टर्ब है और जो बंदा पहले ही दिमागी तौर पर कमजोर हो उसे सजा नहीं दी जा सकती। तो उसे ट्रीटमेंट के तौर पर हॉस्पिटल भेज दिया गया और 3 साल तक एक मेंटल हॉस्पिटल में रखकर उसकी देखभाल की जाती है। और उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि ये अब बिल्कुल फिट हो चुका है और उसे हॉस्पिटल से वापस उसके घर भेज दिया गया। लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि ये बंदा जाकर कितना बड़ा भूचाल लाने वाला है और अब आगे जाकर ये क्या करेगा। तो जैसे ही अलेक्जेंडर वापस अपने घर पर आता है तो वो अपनी माँ के साथ ऐसी कोई खास बात नहीं करता और वो अपने जाकर रूम में सिर्फ बैठ जाता है और उसके बाद उसने गाने सुनने शुरू किए। लेकिन जैसे ही उसके गाने उसने तेज आवाज में शुरू किए तो उसे वो सीन याद आ गया जब उसने लास्ट टाइम में अपने गानों की तेज आवाज की थी और कितने बुरे तरीके से उसने अपनी गर्लफ्रेंड की जान ली थी। और पुलिस वहां पर आ गई थी, उसे अपने साथ पकड़ कर लेकर गई थी। डॉक्टर्स ने बाद में उसे अपने कब्जे में ले लिया था और कितने बुरे तरीके से वो 3 साल तक उस हॉस्पिटल में रहा था। तो ये सारी चीजें सोचकर वो काफी ज्यादा तंग हो गया और वो उल्टा ही वहीं बाहर निकल पड़ता है। लेकिन अपने घर से बाहर निकलते ही उसने जिस भी व्यक्ति की तरफ देखा उसे उसी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उसे उतार नहीं सकता था। अगर वो उतारता तो हो सकता है पुलिस उसे देख लेती और उसके बाद फिर से उसे अपनी हिरासत में ले लेती या फिर उसे उसी मेंटल हॉस्पिटल में भेज देती। तो वो वहां पर मौजूद जितने भी लोग थे उनके प्रति खुंदस तो रखता है, लेकिन उसने खुंदस नहीं निकाली और उसने प्लान बनाना शुरू किया कि मैं खुंदस तो निकालूंगा लेकिन दिमाग से। तो वो निकल पड़ा रेलवे स्टेशन की तरफ जहां पर काफी सारे गरीब लोग रहा करते थे और वो वहां पर जाकर कुछ एक गरीब लोगों को शराब ऑफर करता है। जिन जिन लोगों ने शराब ली उसके साथ वो बातें करता है और उसने कहा कि तुम यहाँ पर काफी दिनों से रह रहे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम एक दिन मेरे साथ बिताओ, आराम से खाना वगैरह खाओ और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। जिस व्यक्ति को ये बात उसने बोली थी वो इस बात के लिए मान भी गया, क्योंकि जो वहां पर होमलेस लोग थे वो काफी दिनों से वहां पर कितने बुरे तरीके से पड़े हुए थे, उनको खुद ही कोई अंदाजा नहीं था। तो वो सीधा इस बात के लिए राजी हो गए और शाम को वो डिनर के लिए जा पहुंचते हैं अलेक्जेंडर के घर पर। लेकिन जिन जिन लोगों को अलेक्जेंडर ने इनवाइट किया था और उन्होंने जाकर अलेक्जेंडर के घर पर खाना खाया था वो लोग कभी वापस मुड़कर आए ही नहीं, क्योंकि जब भी वो
लोग उसके घर पर खाना खाने के लिए जाया करते थे तो अलेक्जेंडर सबसे पहले तो उन्हें घर के अंदर लेता और उसके बाद फिर से टीवी की वॉल्यूम ज्यादा कर देता और उनके ऊपर हमला करने लगता। वो लोग अपनी मदद के लिए चिल्लाने भी लगते लेकिन मदद का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि बाहर तक उसकी आवाज जाती ही नहीं थी। और थोड़ी बहुत आवाज अगर चली भी जाए तो बाहर मौजूद सारे लोग यही बात समझेंगे कि अंदर टीवी चल रहा है और ये सारी आवाजें भी वहीं से आ रही होंगी। और किसी भी व्यक्ति ने इतना खास ध्यान इस बात पर नहीं दिया। लेकिन कुछ दिनों तक इसी तरह लोगों को निपटाने के बाद अलेक्जेंडर के दिमाग में ये बात आई कि मैंने बूढ़े सूढ़े लोगों को तो काफी ज्यादा निपटा लिया, अब मुझे थोड़े बच्चों को भी निपटाना चाहिए। इनकी भी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी तरह जब वो बच्चों को ढूंढ रहा था तो उसने पाया कि एक पुल के नीचे 6 बच्चे आराम से बैठे हुए हैं, जिनमें किसी की एज 10 साल है, किसी की 12 साल और किसी की 11 साल। तो वो सबसे पहले उनके पास गया और उन्हें एक सिगरेट की डिब्बी ऑफर की। उन छोटे छोटे बच्चों ने सिगरेट पीना शुरू किया और उसके बाद अलेक्जेंडर ने उनके सामने अपना प्लान रखा। उसने कहा कि बच्चों, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, अगर तुम लोग मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। वो सारे बच्चे कंफ्यूजन में आ गए कि आखिरकार ये बंदा हमसे चाहता क्या है। उसने पूरा अपना प्लान बताया कि मैं चोरी करना चाहता हूँ और अगर तुम लोग मेरे साथ चलते हो तो तुम छोटे बच्चे हो और इस बात पर कोई शक भी नहीं करेगा। तो सभी बच्चों ने यही बात समझी कि ये जरूर किसी न किसी तरह का पहुंचा हुआ चोर है जिसने इतना बढ़िया दिमाग लगाया और बाद में हो सकता है हम लोग माला माल हो जाएं। तो अलेक्जेंडर उन सभी बच्चों को लेकर अपने ही घर पर पहुंचता है और वहां पर जाने के बाद ताला तोड़ने का नकली नाटक करता है और उसके बाद उन सभी बच्चों को घर के अंदर ले लेता है। घर को अंदर से लॉक करने के बाद सबसे पहले अपना वही पुराना काम, उसने टीवी का वॉल्यूम तेज किया और वो लेकर गया उन्हें अपने कमरे के अंदर। वो सारे बच्चे जाकर कमरे के अंदर चोरी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर उनसे अलग रसोई में जाता है और वहां से एक बड़ा सा चाकू उठा कर लाता है। और चाकू लाने के बाद जब एक लड़के ने उसकी तरफ देखा तो वो शायद उसके इरादे थोड़े थोड़े समझ चुका था कि उसने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसका चिल्लाना कुछ भी काम नहीं आया, क्योंकि अलेक्जेंडर ने इतनी तेजी से उसके गले पर वार किया कि उसकी गर्दन अलग और बाकी हिस्सा अलग हो गया। लेकिन 6 बच्चों में से एक लड़का चिल्ला रहा था तो सबका ध्यान उसी की तरफ गया और जब उन लोगों ने देखा कि इसकी तो गर्दन ही नीचे आकर गिर चुकी है तो वो लोग भी काफी ज्यादा घबरा गए और उन लोगों ने भी चिल्लाना शुरू किया। लेकिन टीवी की आवाज काफी ज्यादा तेज थी और यहाँ पर उन्हें सुनने वाला कोई भी नहीं था। तो उसने चाकू उठाया और उन सभी की छाती में घोंप दिया। ये सारी की सारी बातें अब आराम से बैठकर अलेक्जेंडर पुलिस वालों को बता रहा था। ये सारे काम करने के बाद वो सोने के लिए चला गया और उसके बाद उसकी माँ आती है जिसने कि उन सभी लाशों को ठिकाने लगाया। अभी तक जितने पुराने कत्ल उसने किए थे उन सभी की लाशों को भी उसकी माँ ही ठिकाने लगाती आई थी और उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो कहां पर जाकर इन्हें ठिकाने लगाती है। तो पुलिस उसकी माँ के पास गई और उस बारे में पूछती है कि आपके बेटे ने तो ये सारे कारनामे रचे और उन लाशों के साथ आप क्या करती थी। तो उसकी माँ ने बताना शुरू किया कि जब वो अपना काम कर लेता, उन सबको निपटा दिया करता था, तो मैं वहां पर जाती, उनके छोटे छोटे टुकड़े करती और उन सभी को एक बाल्टी में डालकर पास की ही एक नदी आबा में उसे बहा दिया करती थी, जहां पर पिछले काफी दिनों से पुलिस को लाशें मिल रही थी। उन्हें कोई और नहीं, जबकि असल में उन्हें अलेक्जेंडर की माँ ही बहाया करती थी। इस काम को भी ये लोग काफी दिनों तक करते हैं और इसी तरह उन्होंने ना जाने कितने लोगों की जान ले ली। और उसके बाद नंबर आया इन लड़कियों का, जिसे बाद में प्लम्बर ने अंदर घुसकर देखा था, क्योंकि उससे 2 दिन पहले लूडी मिलर मार्केट गई हुई थी और वहां पर उसने काफी सारा सामान खरीद लिया। और जिसके बाद वहां पर 3 लड़कियां खड़ी थी और लूडी मिलर ने उनसे ये बात कही कि क्या तुम ये सारा सामान मेरे घर तक पहुंचाने में मेरी मदद कर पाओगी। वो लड़कियां भी खुशी खुशी लूडी मिलर की मदद करने के लिए तैयार हो गई और वो आ पहुंचती है उसका सामान उठाकर उसकी बिल्डिंग के नीचे। लेकिन लूडी मिलर ने ये कहा कि प्लीज तुम मेरे साथ चलो मेरे अपार्टमेंट तक, क्योंकि ये इतना सामान है मैं इसे अपने रूम तक नहीं ले जा पाऊंगी, तो प्लीज तुम इसे मेरे अपार्टमेंट तक पहुंचा दो, उसके बाद तुम वापस आ जाना। तो वो तीनों लड़कियां इस बात के लिए भी राजी हो गई। उसके बाद वो लिफ्ट में जाते हैं और उसके बाद जा पहुंचते हैं अलेक्जेंडर के घर पर। उन लोगों ने बाहर से ही उस सामान को रख दिया, लेकिन लूडी मिलर ने ये बात कही कि इतनी दूर से तुम लोग इस सामान को उठाकर आई हो, तुम काफी ज्यादा थक गई होगी, पानी पीकर चले जाना, आ जाओ अंदर। लड़कियों ने इस बात पर ज्यादा आनाकानी नहीं की और वो उनके घर के अंदर चली जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसी तो पीछे से अलेक्जेंडर बिल्कुल तैयार खड़ा था एक चाकू लेकर, तो उसने
उन तीनों में से एक लड़की के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन जो बाकी 2 लड़कियां बची थी उनका दिमाग अच्छे से काम कर गया, जिसके कारण उन्होंने उल्टा ही अलेक्जेंडर के ऊपर हमला कर दिया और उसे चोट पहुंचा दी। लेकिन तब तक लूडी मिलर ने गेट बंद कर दिया था और बाहर जाने का अब रास्ता बंद हो चुका था। तो अलेक्जेंडर वापस उठता है और उसने देखा कि इन दोनों लड़कियों ने मेरे ऊपर ही हमला कर दिया। तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने वो चाकू उठाकर एक लड़की को दिया और उसे ये बात कही कि तुम अगर अपनी ही दोस्त को अगर नहीं मारती हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन वो दोनों ही लड़कियां काफी ज्यादा हिम्मत वाली थी, तो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर तो हमला नहीं किया, जबकि वापस दोबारा से अलेक्जेंडर के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन अलेक्जेंडर इस हमले से बच गया और उसने उन दोनों लड़कियों को एक एक चप्पाड़ लगाया और वो लड़कियां नीचे गिर जाती हैं और उसके बाद उन दोनों को वहीं पर बांध दिया और जिस लड़की को उसने सबसे पहले चाकू मारा था उसकी गर्दन को उन दोनों ही लड़कियों के सामने अलग कर दिया। इस चीज को देखकर वो लड़कियां काफी ज्यादा घबरा गई और वो यही बात बोलने लगी कि प्लीज हमें जिंदा छोड़ दो, तुम जो कुछ भी कहोगे हम वही करेंगे। अलेक्जेंडर उन्हें 2 दिनों तक बंदी बनाकर रखता है और उन दोनों लड़कियों ने रात को आराम से बैठकर आपस में बातें की और वहां से भागने की प्लानिंग बनानी शुरू की। लेकिन वो लोग जब प्लानिंग बना रही थी तो तभी वहां पर अलेक्जेंडर आ जाता है और उसने ये बात कही कि तुम यहां से भागने की कोशिश कर रही हो, वो भी मेरे चंगुल से, तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम तो क्या, जो यहाँ पर आगे आने वाली लड़कियां हैं वो भी भागने की नहीं सोचेंगी। और इसके तौर पर अलेक्जेंडर ने उन दोनों लड़कियों को शारीरिक प्रताड़नाएं देना शुरू कर दिया। वो उनके शरीर पर अलग अलग जगह पर कट लगाने लगता है, उनके ऊपर मिर्च डालता है। इसके साथ साथ वहीं पर बैठकर जब वो सिगरेट पी रहा था, अपनी जलती हुई सिगरेट उन दोनों लड़कियों को लगाने लगता है। इसके अलावा वो एक डंडे के साथ उन दोनों लड़कियों को बड़े ही बुरे तरीके से पीटता है और इसी पीटने के बीच उनमें से एक लड़की अपनी जान गवा देती है। दूसरी लड़की को भी अब वो टॉर्चर कर ही रहा था कि तभी वहां पर वो प्लम्बर आ गया और उसकी आवाजें सुनकर पहले तो अलेक्जेंडर अंदर घुस गया, लेकिन जब उसे पता चला कि ये लोग तो उसके घर के अंदर ही आ घुसे हैं तो वो खिड़की से वहां से भाग जाता है। और प्लम्बर के साथ साथ अलेक्जेंडर के पड़ोसियों ने उसके घर के अंदर आकर ये सारी चीजें देखी थी कि एक लड़की तो बड़े ही बुरे तरीके से बंधी हुई है और दूसरी लड़की जो कि सोफे पर पड़ी है वो अपनी जान गंवा चुकी है। और इसके अलावा एक ऐसी लड़की भी यहाँ पर मौजूद है जिसके सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया गया है और खून इनके पूरे के पूरे घर में फैला हुआ है, दीवारों पर छींटे लगे हुए हैं और नीचे तो मानो पानी की तरह बह रहा है। और इन सारी चीजों को देखकर उन लोगों ने पुलिस के पास कॉल किया था। पुलिस यहाँ पर जब आई तो उन लोगों ने यहाँ पर कुल इंसानों के जो कि यहाँ पर इनके द्वारा मार दिए गए थे उनके 82 जोड़ी कपड़े बरामद किए। इसके साथ साथ 40 ऐसे गहने भी उन लोगों को मिले जो कि उनके विक्टिम ने पहने हुए थे। पुलिस ने थोड़ी और छानबीन की और उसके बाद उन लोगों को ऐसी काफी सारी फोटो मिली जो कि बिना कपड़ों के थी और अलेक्जेंडर ने उन सारी लड़कियों की खींची थी जो कि यहाँ पर उसके विक्टिम के तौर पर उसके हाथ फंस गई थी। अलेक्जेंडर से जब पूछा गया तो उसने ये बात बताई कि उसने जितने भी लोगों को मारा है उनकी संख्या 100 से कहीं ज्यादा है और पूरे तो उसे भी याद नहीं। और उसके इन सारे कारनामों को देखकर सबसे पहले तो उसकी इस रिपोर्ट को देखा गया कि पहले भी इसे मेंटल हॉस्पिटल भेजा जा चुका है, तो अब की बार फिर से पहले इसका चेकअप करवाना चाहिए। और चेकअप में वही बात सामने आई कि ये मेंटली तौर पर अभी भी फिट नहीं है। तो कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि जब तक ये जिंदा है इसे मेंटल हॉस्पिटल में ही रहना होगा और वहीं पर इसका इलाज चलेगा। और कल को अगर ये ठीक हो भी जाता है तो ये फिर भी उस हॉस्पिटल से बाहर नहीं आ पाएगा। दूसरी तरफ इसकी माँ भी इसके साथ मिली हुई थी, तो उसे भी 15 साल की सजा सुनाई गई जो कि 2008 में जेल से बाहर आ गई और उसे सिर्फ 13 साल जेल में रहना पड़ा। जब से उसकी माँ जेल से बाहर आई थी तो जहाँ पर अब वो जाकर रहने लगी थी वहाँ पर आसपास में पड़ोस वाले काफी ज्यादा घबराने लगे कि हो ना हो ये वही महिला है जो कि ऐसे कारनामे करके आ चुकी है और इससे हमें भी काफी ज्यादा खतरा है। जिसके चलते पुलिस जब से लूडी मिलर रिहा हुई थी उसके ऊपर नजर बनाए हुए थी और अगर उसे शहर से बाहर भी जाना हो तो वो पुलिस को इतला करके जाती थी। वैसे दोस्तों इस केस के बारे में आप लोगों की क्या राय है कि जो कुछ अलेक्जेंडर ने किया था इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, उसका पिता, उसकी माँ या फिर उसके हालात को तो हम नहीं कह सकते क्योंकि उसके पिता ने ही अपने घर का माहौल कुछ इस तरह का बना दिया था कि उसका बेटा पहले ही एक तो कमजोर पैदा हुआ था और उसके बाद जो उसकी मेंटली हालत थी वो भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो मुझे तो यही लगता है कि उसकी इस बुरी कंडीशन के पीछे उसके पिता का ही सारा दोष है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की जिस स्टोरी को हम लोग कवर करने वाले हैं वो सच में ही काफी ज्यादा उलझी हुई है।
कोई सोच भी नहीं सकता कि इसका रिजल्ट कुछ इस तरह भी सामने आ सकता है। दरअसल एक घर में 4 गुंडे घुसते हैं और उस घर में घुसते ही सबसे पहले उस घर की जो लड़की थी उसे चेयर पर बांधते हैं, उसके बाद पूरी लूटपाट करते हैं और देखते ही देखते वहां से जाते टाइम उस लड़की के माता पिता को मार देते हैं। लड़की जैसे तैसे करके अपना मोबाइल निकाल कर पुलिस को बुलाती है, लेकिन पुलिस जब वहां पर आकर देखती है, चेक करती है, तो उन्हें पता चलता है कि इस दंपत्ति में से इसका पिता अभी भी जीवित है। और उसे जब हॉस्पिटल ले जाया गया, उसका ट्रीटमेंट किया गया, तो उसने कुछ ऐसा बताया जिसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। दोस्तों ये कहानी है हान पेन और बिक हा पेन की, जो कि फिलीपींस से कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं और वहां पर जमकर इतनी मेहनत करते हैं कि अपना खुद का घर के साथ साथ अपनी खुद की फैक्ट्री तक बना लेते हैं। अभी उनकी कुछ ही साल पहले शादी हुई थी, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो बिल्कुल यंग थे और अपनी लाइफ के यंग टाइम में जितना आदमी काम कर सकता है उन लोगों ने उससे कहीं ज्यादा बढ़कर किया। अभी तक उनके यहाँ फिलिप्स नाम का एक लड़का हो चुका था और इसी तरह टाइम बीतते बीतते उनके यहाँ एक लड़की भी होती है जिसका नाम उन लोगों ने जेनिफर पेन रखा। दोनों के दोनों बच्चे भी बिल्कुल अपने माता पिता पर ही गए थे, जो कि पूरा का पूरा दिन मेहनत करते और ज्यादा से ज्यादा सफलता पाने की कोशिश करते। अभी भी वो लोग काफी अच्छी तरक्की कर रहे थे, जिसके चलते लगातार गाड़ियां हुई या फिर बात बंगलों की जाए तो वो लगातार खरीदते ही जा रहे थे। जब जेनिफर सिर्फ और सिर्फ 8 साल की थी तो वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़ाई को देती या फिर अपने फैमिली के साथ बिताने की कोशिश करती और इसी के साथ साथ उसने आइस स्केटिंग भी शुरू कर दी ताकि वो खेल में भी आगे चलकर नेशनल लेवल पर कॉम्पिटिट कर सके। इसके अलावा भी वो अपना एक्स्ट्रा टाइम में अपने स्कूल पर जाकर पियानो लेसन्स लिया करती थी। इसके अलावा भी वो कोशिश करती कि वो ज्यादा से ज्यादा ऐसी काबिलियत अपने अंदर ला सके जिससे वो अपने जीवन में आगे चलकर बड़े ही अच्छे से सफल हो पाए। और इसी तरह वो लगातार मेहनत करती जा रही थी, लेकिन एक दिन इसी तरह ट्रेनिंग लेते लेते अपनी प्रैक्टिस करते करते जब वो आइस डांस कर रही थी तो वो वहीं पर गिर गई और उसके घुटने पर काफी ज्यादा चोट आई। जब उसकी सर्जरी की गई और डॉक्टर्स ने उसका चेकअप किया तो उन लोगों ने पाया कि अब ये आगे इस गेम को और नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसके घुटने पर चोट लग चुकी है और अगर अभी भी ये जबरदस्ती वहां पर जाकर ट्रेनिंग लेगी तो ये इंजरी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये बात सुनकर जेनिफर को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन इसमें उसके घर वाले भी कुछ नहीं कर सकते थे। उसका 1 साल लगभग इसी तरह बीत जाता है, जहां पर वो कभी तो डॉक्टर के पास जाती और कभी डॉक्टर उसे ये बोलता कि आपको अब आराम करना होगा। और यही कारण था कि वो ना तो अपने पियानो वाली क्लास में जा पाई और ना ही अपनी डेली रूटीन वाले स्कूल में। अभी तक जेनिफर को अगर देखा जाए तो उसके हर एक चीज में ग्रेड लगातार घटते ही जा रहे थे और एक टाइम ऐसा भी आया जब इसके सिर्फ और सिर्फ 60 से 65 नंबर आने लगे। इस बात को देखकर इसके घर वालों ने उसे समझाने की कोशिश की कि बेटा तुम्हें डांस भले ही तुम्हारा चला गया हो, लेकिन अपनी बाकी सब चीजों के ऊपर तुम्हें उतना ही फोकस अब भी करना होगा। लेकिन ये वो टाइम था जिसके बाद वो लगातार नीचे ही जाती रही। अभी तक उसकी 12th कंप्लीट होने ही वाली थी और उसके जो पुराने नंबर थे उन्हें देखकर उसे पहले ही एक यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल चुका था। लेकिन जैसे ही इस बात का पता यूनिवर्सिटी वालों को चलता है कि अब की बार ये पूरे नंबरों से ही पास हुई है तो उसका वो दाखिला रद्द हो गया। लेकिन ये बात जैसे ही जेनिफर को पता चलती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा झटका लगा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यार अब मैं अपने घर वालों को जाकर क्या कहूँ। तो उसने अपने घर वालों से जाकर झूठ बोलने की सोची और उन्हें जाकर सिर्फ इतना ही बताया कि हाँ मेरा इस तरह दाखिला हो चुका है और आप लोगों को कुछ नहीं करना, अब मैं जाकर रेगुलर बस क्लास लिया करूँगी। जब भी उसका कॉलेज का रिजल्ट सामने आना होता तो उसको एडमिशन तो मिला ही नहीं था, तो जेनिफर ने अपने नकली रिपोर्ट कार्ड बनाकर अपने घर वालों को दिखाना शुरू किया और उस टाइम वो कॉलेज जाने की बजाय या तो किसी कॉफी शॉप में जाकर कॉफी पीने लगती या फिर किसी पियानो क्लास में जाकर पियानो सीखने लगती। और इसी तरह उसके घर वालों को लगा कि हमारी बेटी शायद कॉलेज जा रही है, लेकिन वो कभी तो किसी रेस्टोरेंट में जाती तो कभी पियानो क्लास में। और उसके बाद भी फेक रिपोर्ट कार्ड तो वो बनाना सीख ही चुकी थी। उसी टाइम जब वो पियानो क्लासेस में जाया करती थी, रेस्टोरेंट में जाया करती थी, तो उसकी मुलाकात डैनियल वोंग से होती है। वो दोनों ही जवान थे, तो सीधी सीधी बात यही थी कि प्यार में पड़ना बिल्कुल आम बात थी और वो दोनों भी धीरे धीरे एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं। लेकिन ये मामला ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया, जिसके कारण एक दिन
उसके पिता को शक हो गया कि हमारी बेटी इस तरह कॉलेज जाती जरूर है, लेकिन बात अगर इसके रिपोर्ट कार्डों के बारे में की जाए और आइडेंटिटी कार्ड या फिर बात उसके कॉलेज बैग के बारे में की जाए तो उसके पिता को इस बात का शक हो गया और उसने एक व्यक्ति को उसके पीछे लगा दिया कि असल में जाकर देखो कि ये अपनी क्लास लगा भी रही है या नहीं। और उस आदमी ने वापस आकर जो उसके पिता को बताया उसके बारे में उसके पिता ने कभी सोचा नहीं था। उसने पूरा का पूरा मामला बताया और जैसे ही हान पेन को इस बात का पता चला तो उन्होंने जेनिफर को अपने पास बैठाया और उसे पूछने की कोशिश की कि बेटा तुम करना क्या चाहती हो। तुम पिछले 3 साल से हमें ये लगातार बोल रही हो कि तुम कॉलेज जा रही हो, लेकिन वहां पर तो तुम्हारा अता पता ही नहीं और तुम्हारा तो वहां पर एडमिशन भी नहीं हुआ। अभी तक तुमने क्या किया है उस बारे में तुम क्या कहना चाहोगी? और जो ये नया लड़का जिसके साथ डैनियल जो है उसके साथ तुम अपना टाइम खराब कर रही हो, ये सब कहाँ तक ठीक है और ये सब तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आया? इन सब चीजों को जानकर उसके पिता काफी ज्यादा निराश हुए और उन्होंने उसका लैपटॉप हुआ, फोन हुआ, सब छीन लिया। उन्होंने ये सब मामला समझ लिया था कि ये लड़की पिछले 3 सालों से सिर्फ और सिर्फ टाइम खराब कर रही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अब की बार उन्होंने उसका एडमिशन फार्मोलॉजी के एक डिग्री में करवाया कि तुम यहाँ पर अपनी डिग्री कंप्लीट कर लो, कम से कम जिंदगी में कुछ तो कर पाओगी। तो उसने कहा कि ठीक है। वो वहां पर उस डिग्री के लिए जाने लगती है, लेकिन वहां पर कुछ दिनों तक लगातार जाने के बाद वो वापस वहां पर जाना बंद कर देती है और उसके बाद जा पहुंचती है अपने प्रेमी के पास। वो अभी काफी ज्यादा घबराई हुई थी, तो उसने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है और पिछली बार भी जब घर वालों ने मुझे पकड़ा था तो काफी ज्यादा डांटा था और मैं इन सब चीजों से काफी ज्यादा ऊब चुकी हूँ। मेरे घर वाले सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर इस चीज का दबाव रखते हैं कि मुझे पढ़ना है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है और सिर्फ तरक्की करनी है। क्योंकि दूसरी तरफ वो कनाडा में जैसे कि और बच्चों को देखती थी, सारे के सारे माता पिता अपने बच्चों की बातों को समझते थे और उनसे पूछकर ही ये डिसीजन लेते थे कि बेटा तुम्हें अपनी जिंदगी में करना क्या है। लेकिन बात अगर जेनिफर के बारे में की जाए तो उसके पिता तो सिर्फ और सिर्फ ये बताया करते थे कि बेटा तुम्हारा इस चीज में एडमिशन करवा दिया है और तुम्हें वहां पर जाकर क्लासेस लेनी है। मैं इन सब चीजों को देखकर मैं इन सब चीजों से काफी ज्यादा ऊब चुकी हूँ और जेनिफर लगभग 24 साल की हो चुकी थी। लेकिन बात अगर आज भी किसी पार्टी वगैरह के बारे में की जाए, ड्रिंक्स वगैरह के बारे में की जाए तो उसे किसी भी चीज की नॉलेज नहीं थी। और दूसरी तरफ उसके बॉयफ्रेंड को देखा जाए तो वो तो हमेशा उसे यही बात समझाया करता था कि इस तरह पार्टी करने में काफी ज्यादा मजा आता है वगैरह वगैरह। और उसे भी यही चीज दिखाई दे रही थी कि काश मेरे घर वाले भी कुछ इसी तरह के होते। वो फिर से अपना डिग्री को बंक करने लगती है और इसी तरह टाइम पास करने लगती है। लेकिन अब की बार उसके पिता को उसके ऊपर पहले ही शक था। उनका कहना था कि हो ना हो ये लड़की अभी भी अपना काम अच्छे से नहीं कर रही होगी और कहीं इसी तरह आवारा घूम रही होगी। और फिर से उन्होंने उसके पीछे जासूस को छोड़ा और जैसे ही जासूस ने आकर बताया कि हाँ आपकी लड़की इस तरह उसी लड़के के साथ टाइम पास कर रही है, तो अब की बार उसके पिता को काफी ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने जेनिफर को अपने पास फिर से बुलाया और कहा कि बेटा तुम्हारी जिंदगी में अब तुम चाहती क्या हो? तुम्हें किसी तरह की कोई तरक्की लेनी भी है या नहीं, या फिर इसी तरह आवारा लोगों की तरह घूमना है? मुझे देखो, तुम्हारी माँ को देखो, या फिर बात तुम्हारे भाई की जाए तो वो भी तो कितनी मेहनत कर रहा है। तो ये बात सुनकर जेनिफर काफी ज्यादा गुस्से में आई और उसने अपनी सारी की सारी परेशानी अपने माता पिता को बताई कि यहाँ पर और बच्चों के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसा कि मेरे साथ हो रहा है। हम लोगों को स्टार्टिंग से यही सिखाया जाता है कि मेहनत करो वगैरह वगैरह और पूरी जिंदगी इसी तरह कमाते रहो। असल में देखा जाए तो जिंदगी इन लोगों की है, हमारी नहीं, जो कि पूरी तरह से पार्टी भी करते हैं, इंजॉय भी करते हैं और अपने काम को चूज भी करते हैं। इस बात को सुनकर उसके पिता को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि बेटा अब ये तुम्हारी डिग्री तुम भूल जाओ, अब तुम अपना मन लगाकर 12th अच्छे से करो ताकि तुम्हें उसी यूनिवर्सिटी में फिर से एडमिशन मिल सके। इस बात को सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है और अपने कमरे में चली गई। वो इस बात से काफी ज्यादा ऊब चुकी थी कि मेरे घर वाले हमेशा मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए बोलते हैं, ना तो मुझसे ये पूछते कि मैं करना क्या चाहती हूँ और वगैरह वगैरह। तो उसने अपने बॉयफ्रेंड से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो उससे नहीं मिल पाती क्योंकि ना तो उसके घर वालों ने उसके पास उसका लैपटॉप छोड़ा था और ना ही उसका फोन। तो उसकी मुलाकात उसके एक पुराने क्लासमेट से होती है
जो कि उस टाइम भी काफी ज्यादा बदमाशी के लिए फेमस था। और बात अगर आज की जाए तो वो आज भी इसी तरह टपोरियों की तरह घूम रहा था। तो उसने गुस्से गुस्से में अपने पास जितने भी पैसे इकट्ठे हुए थे वो सारे के सारे उसे दे दिए, और वो लगभग $150 के आसपास थे। और उसने कहा कि क्या तुम मेरे पेरेंट्स को मार सकते हो। ये बात जैसे ही वो सुनता है तो उसे भी काफी ज्यादा शौक लगता है, क्योंकि एक टाइम की उसके स्कूल की जो फेमस पढ़ने वाली पढ़ाकू लड़की हुआ करती थी, आज वो कुछ ऐसा बोल रही है। तो उसने कहा कि हाँ ये कोई दिक्कत नहीं, मैं ये सब कर दूंगा। तो उसने जल्द से जल्द उसे $150 दिए, और उस लड़के ने भी कहा कि चलो कोई बात नहीं, 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन वो उसके $150 लेकर रफू चक्कर हो गया। जेनिफर को अभी भी अपने माता पिता पर काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ था, क्योंकि वो लगातार एक ही बात बोल रहे थे कि तुम्हें पढ़ना है, इस तरह आगे बढ़ना है, और तुम इतना तो करो, बाकी तो फिर हम बता देंगे। जब उसका वो क्लासमेट वहां से भाग जाता है उसके पैसे लेकर, तो उसने किसी न किसी तरह अपने बॉयफ्रेंड से मिलने की कोशिश की और अपने बॉयफ्रेंड को बताया कि हमारे पास इस तरह काफी ज्यादा पैसा है, लेकिन एक तरफ तो मेरे घर वालों ने पूरी तरह मुझे अपने घर पर कैद कर रखा है, और दूसरा मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, और तीसरा इतना सारा पैसा लेकर वो जाएंगे कहाँ। तो अगर तुम उन्हें रास्ते से हटवा दो तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा पैसे दे सकती हूँ, और अगर तुम मुझसे शादी करना चाहो तो फिर तो वो सारा का सारा पैसा हमारा ही है। उसके दोस्त ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी कुछ जुगाड़ करता हूँ। और लगभग 1 हफ्ता बीतने के बाद उसने 4 ऐसे लोगों को पकड़ा जो कि क्रिमिनल हिस्ट्री के तौर पर वहां पर काफी ज्यादा कुख्यात माने जाते थे। उन लोगों ने अपना पूरा का पूरा प्लान उन्हें बताया और उन्हें जाने दिया, और कहा कि ये सब 1 हफ्ते बाद हो जाना चाहिए। तब तक जेनिफर भी अपने घर पर जाती है, और जैसा कि उनके घर वाले बोल रहे थे बिल्कुल वैसा ही करती है। इस बात को देखकर हान पेन और बिग हा पेन दोनों बोलते हैं कि वाह, हमारी बेटी जैसा कि हम इसे बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा ही कर रही है, और हो ना हो एक दिन ये कामयाब जरूर होगी। और इसी तरह जब 1 हफ्ता पूरा होता है तो उस दिन लगभग शाम के 10:30 बजे होंगे। हाँ फैन वहीं अपने घर पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था, उसकी माँ अपने किचन में काम कर रही थी, और फिलिप्स अपने शहर से बाहर गया था। जेनिफर उस टाइम टीवी देख रही थी तो किसी ने उनका दरवाजा नॉक किया। जैसे ही जेनिफर जाकर दरवाजा खोलती है तो वहां पर 4 गुंडे आए हुए थे। उन लोगों ने जेनिफर को वहीं दबोच लिया और घर के अंदर आने लगे। वहां पर आकर वो लोग लूटपाट करने लगते हैं और जेनिफर को वहीं एक कुर्सी पर बांध दिया। उसके पिता देखते हैं कि हमारे घर के अंदर क्या हो रहा है, और जैसे ही उसके पिता उस कमरे में आकर देखते हैं जहां पर वो लोग लूटपाट कर रहे थे, तो उनमें से एक आदमी ने हान फैन के मुंह पर मुक्का मारा। तब तक उसकी माँ भी वहां पर आ चुकी थी, और वहां पर आते ही उन दोनों को बड़े ही बेरहमी से मारने लगते हैं और उसकी माँ को भी एक कुर्सी पर बांध देते हैं। उसके पिता अभी भी उनसे लड़ाई करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन चोरों ने अपनी बंदूकें निकाली और उन दोनों के ऊपर शूट करना शुरू कर दिया। उसके माँ के सिर में एक गोली मारी और वो देखते ही देखते वहीं पर मारी गई। उसके पिता के शरीर पर भी काफी सारी गोलियां मारी गई और वो भी वहीं पर गिर गए। कुछ ही देर बाद वो लोग वहां से जितना भी पैसा उन्हें चुराना था चुराकर वहां से चले गए। जेनिफर ने वहीं पर बंधे बंधे पुलिस के पास कॉल किया और उन्हें बताने की कोशिश की कि हमारे घर के हालात कैसे हो चुके हैं। पुलिस उनके घर पर आती है और वहां पर आते ही देखती है कि 2 बॉडी नीचे पड़ी हुई हैं और एक लड़की को बड़े ही खतरनाक तरीके से कुर्सी पर बांधा गया है और पिटाई इसकी भी काफी अच्छे से की गई है। लेकिन जैसे ही वो लोग उन दोनों डेड बॉडीज को चेक करते हैं तो उन्हें पता चला कि हान पेन अभी भी ठीक है और उन्हें जल्द से जल्द एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल भेजा गया। जेनिफर अभी सही हालत में थी तो पुलिस ने उससे पूछताछ करने की कोशिश की कि आखिरकार कौन था और आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ। तो जेनिफर ने पूरा मामला बताया कि सर इस तरह 4 लोग आए, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, मेरे घर वालों को मारने की कोशिश की और मुझे यहाँ पर बांधकर, मेरी माँ को यहाँ पर बांधकर इन्हें तो गोली मार दी और मुझे भी काफी ज्यादा मारा, लेकिन मेरे माता पिता के ऊपर तो गोलियां बरसा दी। पुलिस के दिमाग में यही आया कि ये एक चोरी का केस है, लेकिन पुलिस के दिमाग में ये बात भी आई कि यहाँ पर क्या चोर सिर्फ और सिर्फ इनके $2500 ही चुराने के लिए आए थे, क्योंकि जैसे ही पता चला और इन्वेस्टिगेशन की गई तो पुलिस के सामने आया कि इनके घर से लगभग $2500 चोरी हुए हैं। तो पुलिस भी यही बात पूछ रही थी कि उन लोगों ने यहाँ पर आकर गोलियां भी बरसाई और सिर्फ $2500 के लिए वो गैराज में खड़ी लगभग 10-10 लाख की गाड़ियां वो उसे आखिरकार क्यों नहीं चुरा कर ले गए। और इस बात का जब पुलिस को शक हुआ तो उन्होंने जेनिफर से पूछताछ की।
उससे पूछना चाहा कि कहीं तुम ही तो इसमें शामिल नहीं। तो जेनिफर ने कहा कि सर ऐसा कुछ भी नहीं, उन लोगों ने मुझे भी मारा था और मैंने तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कॉल करके वहां पर बुलाया है और मैं अपने माता पिता को क्यों मारने लगी। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने जेनिफर के फोन कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया और उसमें सारा का सारा मामला साफ हो गया कि इसने अपने बॉयफ्रेंड के पास इस तरह मैसेज किए थे जिसके चलते उसने इस तरह के ये गुंडे हायर किए और बाद में इन्हें मरवा दिया। और इसी बिहाफ पर उसके बॉयफ्रेंड को भी उठा लिया जाता है। उसके बॉयफ्रेंड ने उन चारों लोगों के नाम बताए जो कि वहां पर आए थे और उनके ऊपर गोलियां बरसानी शुरू की थी। तो पुलिस वालों ने उन्हें भी उठा लिया और देखते ही देखते जेनिफर के पिता भी होश में आने लगे और उन्होंने होश में आते ही यही बताया कि जैसे ही वो लोग इस तरह हमारे घर पर आए तो जब मेरी बेटी जेनिफर वहां पर दरवाजा खोलने के लिए गई थी तो ये लगभग 2 या 3 मिनट तो वहां पर खड़ी होकर उनके साथ बातें करती रही। आखिरकार ऐसा कौन सा लुटेरा है जो कि घर पर आकर इस तरह पहले तो बातें करेगा और उसके बाद चोरी करेगा। बात बिल्कुल साफ साफ सबको पता चल चुकी थी कि इसके पीछे जेनिफर ही है। लेकिन जैसे ही ये बात आम लोगों के बीच आई तो काफी सारे लोग तो ऐसे मौजूद थे जो कि जेनिफर की ही साइड ले रहे थे और उन्होंने कहा कि किसी भी माता पिता को अपने बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर भी नहीं डालना चाहिए कि वो ऐसा कुछ भी सोचने लगे। और दूसरी तरफ काफी सारे लोग ऐसे भी मौजूद थे जिन्होंने कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी की भलाई के लिए तो ये सब बोल रहे थे। अगर कल को जेनिफर कामयाब हो जाती तो वो सभी के सभी पैसे वो खुद के पास रखने वाली थी और उसके माता पिता तो सिर्फ और सिर्फ उसे अच्छा रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन देखा जाए तो दोनों ही बात अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं। वैसे दोस्तों जेनिफर ने जो कुछ किया इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप चाहे इन्हें गुनहगार बोलें, बेगुनाह कहें, लेकिन कोर्ट ने इन्हें सजा जरूर सुनाई और वो थी लाइफ इन प्रिजन की। वैसे दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों एक बच्चे के लिए जो दुनिया का सबसे अहम हिस्सा है वो है परिवार और परिवार में भी उसके माता पिता। पिता उसकी जिंदगी में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि वो अपने बच्चे के लिए दुनिया की किसी भी समस्या से लड़ जाता है। लेकिन सारी जगह पर ऐसा भी नहीं होता क्योंकि काफी सारे पिता ऐसे भी मौजूद हैं जिन्होंने एक ऐसी कहानी को बनाकर छोड़ दिया जिसे जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। और ऐसा ही कुछ आज हम इस केस में देखने वाले हैं। दोस्तों घटना है 1995 की जब स्टीवन प्लेडल सिर्फ 20 साल का था और अपने आम दिनों की तरह काम से वापस आने के बाद अपने फेसबुक अकाउंट को खोलता है और फेसबुक पर ही बात करने लगता है अपने दोस्तों से। वो अननोन लोगों से भी बात करना काफी ज्यादा पसंद करता था। यही कारण था कि उसकी फ्रेंड लिस्ट में काफी सारे ऐसे लोग भी मौजूद थे जिन्हें अच्छी तरह से वो जानता भी नहीं था और उन्हीं में से एक थी एलिसा गार्गिया जो कि अभी सिर्फ 15 साल की थी और सैन एंटोनियो टेक्सास में रहा करती थी। स्टीवन अभी न्यूयॉर्क में था और अपनी आम जिंदगी चला रहा था। तो उसने एलिसा से थोड़ी बात की और इसी तरह बात बढ़ते बढ़ते वो लोग काफी ज्यादा नजदीक आने लगे। स्टीवन ने एलिसा से कहा कि तुम इस तरह हमारे यहाँ न्यूयॉर्क में ही आ जाओ, हम यहाँ पर अच्छे से रह सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरा खुद का घर है और यहाँ पर तुम्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वैसे तो एलिसा अभी सिर्फ 15 साल की थी लेकिन जिस तरह से स्टीवन उससे बातें किया करता था तो उसने पूरी तरह से इस बात को समझ लिया था कि हो ना हो अगर मैं इसके पास चली जाती हूँ तो ये मेरा ख्याल रख लेगा और इसी बात का विश्वास करके वो उसके पास आ भी जाती है। एलिसा ने स्टीफन के पास आने से पहले अपने माता पिता को सिर्फ यही बताया कि मैं इस तरह एक अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रही हूँ और उसने बिल्कुल साफ साफ कुछ भी नहीं बताया कि वो एक अननोन बंदा है जिससे मैं प्यार करने लगी हूँ। वो स्टीफन के पास आ जाती है और वहीं उसी के पास रहने लगती है। धीरे धीरे करके टाइम बीतने लगता है और इसी टाइम साथ रहकर वो लोग थोड़ा और ज्यादा नजदीक आ गए। स्टीवन अक्सर गुस्से गुस्से में एलिसा को मारा पीटा करता था लेकिन बाद में उसे मना भी लेता और यही बात थी कि एलिसा को ये बात कुछ ज्यादा अजीब भी नहीं लगी कि ये मुझसे किसी तरह की नफरत करेगा या फिर बाद में चलकर किसी दिन धोखा देगा। लेकिन 1998 आते आते जब एलिसा सिर्फ 16 साल की होगी तो वो प्रेग्नेंट हो गई। उसने स्टीफन को ये बात बताई लेकिन स्टीफन ने इस बात को बिल्कुल इग्नोर किया। एलिसा के दिमाग में सिर्फ इतना ही चल रहा था कि इतने दिनों से हम लोग लिविंग में रह रहे हैं और हो ना हो हमारा फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो स्टीफन भी इस बात को समझेगा और एलिसा ने उस बच्ची को जन्म दिया। उन लोगों ने उसका नाम
टैनी कैलिफ्यूज रखा। लेकिन जब से ये लड़की इन लोगों की जिंदगी में आई थी, स्टीफन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और लगातार अपनी हरकतों को बिगाड़ता ही जा रहा था। एलिसा अभी भी सिर्फ और सिर्फ 17 साल की हुई होगी, लेकिन स्टीफन को अगर देखा जाए तो वो उससे 5 साल बड़ा था, लेकिन पूरे के पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एलिसा के ऊपर आ चुकी थी। उसे ही कमाकर बाहर से लाना होता था, अपनी बच्ची को पालना होता, खुद के ऊपर भी ध्यान देना होता और इसके साथ साथ स्टीफन भी पूरी तरह से उन्हीं के ऊपर डिपेंड होता जा रहा था। उसे इस बात से कोई भी मतलब नहीं कि इस तरह तुमने एक लड़की को प्रपोज किया था, इस तरह उसे यहाँ पर बुलाया, बाद में शादी की और अब तुम्हारे घर पर एक बच्चा हो चुका है। लेकिन एलिसा ने इस माहौल को देखकर समझ लिया था कि अगर ऐसे माहौल में मेरी बेटी बड़ी होगी तो इसका किसी तरह का कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं होने वाला। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं ये बच्ची किसी को डोनेट कर दूं। उसने वहीं जाकर एक संस्था में ये सब बातें बताने की कोशिश की और इसी तरह लगभग 1 या 1.5 महीना बीतने के बाद एक कपल डेनिस और कैटी फ्यूज आकर एलिसा से मिलता है और वो बताता है कि हाँ, इस तरह हम लोग एक बच्चा एडॉप्ट करना चाहते हैं, अगर आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो तो हम आपका बच्चा एडॉप्ट कर लेंगे। एलिसा ने जब देखा कि ये लोग काफ़ी अच्छे परिवार से हैं और मेरी बच्ची अगर इनके पास जाएगी तो हो ना हो इसका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैमिली लग रही है। तो उसने कहा कि मुझे सर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, चलिए पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट प्रोसेस पूरा करते हैं। और इसी तरह एलिसा ने अपनी बेटी उन कपल को दे दी। और जब से इस कपल ने टोनी को एडॉप्ट किया था तो वो लोग बड़े ही अच्छे से उसका पालन पोषण करते हैं और जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही थी तो उसे स्कूल भेजना शुरू किया, कॉलेज भेजना शुरू किया और जिस तरह की भी उसे ज़रूरत होती वो लोग पूरी तरह से उसका ध्यान रखते। इसी तरह टाइम बीतते बीतते टोनी लगभग 16 साल की हो चुकी थी और उसे इस बात का भी पता था, उसके माता पिता ने ही ये बात उसे पहले ही बता दी थी कि हो ना हो अगर इसको कल को पता चलेगा तो इसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा। तो उसने बताया कि बेटा, हम तुम्हारे एक्चुअल पेरेंट्स नहीं हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हैं, हमने इस तरह तुम्हें एडॉप्ट किया था और हम लोग तुम्हारे माता पिता से भी कम नहीं। इस बात का टोनी को बचपन से ही पता था, लेकिन उसने कभी भी ये बात अपने एडॉप्ट करने वाले माता पिता से नहीं पूछी, मेरे असल में माता पिता हैं कौन और वो कहाँ पर रहते हैं, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। क्योंकि टोनी ने बचपन से ही इस कपल को अपने माता पिता के रूप में देखा था और वो लगातार सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में आगे किस तरह बढ़ा जाए और आगे चलकर उसे क्या करना है, सिर्फ इसी बात पर ध्यान दे रही थी। टोनी ने अपने उस पेरेंट्स से कहा जिसने उसे एडॉप्ट किया था कि मुझे इस बात से कोई भी मतलब नहीं कि मेरे बायोलॉजिकल माता पिता कौन हैं, मुझे आप लोगों ने पाला है तो मेरे पेरेंट्स आप ही हैं। दूसरी तरफ वो अब बड़े ही अच्छे से अपनी पढ़ाई को पूरा कर रही थी और इसी के साथ साथ वो अपना इंटरेस्ट ड्राइंग में बना रही थी। ड्राइंग को अगर उसके नज़रिए से देखा जाए तो उसका कहना था कि अगर हम लोग पेंटिंग नहीं करेंगे, ड्राइंग नहीं करेंगे तो इंसान की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अधूरी है इसके बिना। और यही कारण है कि वो अपनी 12th कंप्लीट होते ही ड्राइंग का सब्जेक्ट सेलेक्ट करती है और उसी का डिप्लोमा भी करती है। उसका डिप्लोमा तो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अब उसे कॉलेज में जाने के लिए थोड़े दिन का गैप मिला हुआ था। तो इसी बीच उसने अपने माता पिता से कहा कि इस तरह मेरा एडमिशन हो जाएगा और उसके बाद वहीं कॉलेज कैंपस में रहकर मुझे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ थोड़े दिन और अच्छे से बिताना चाहती हूँ जब तक कि मेरा एडमिशन ना हो जाए और मेरे सेमेस्टर शुरू ना हो जाए। तो इसी बीच जब वो पूरी तरह से खाली थी तो उसके दिमाग में यही आया कि मेरे माता पिता ने बताया था कि इस तरह मुझे एडॉप्ट किया गया है और ये लोग मेरे बायोलॉजिकल माता पिता नहीं हैं। तो आखिरकार वो लोग कौन हैं जिन्होंने मुझे पैदा किया था और बाद में इन लोगों को मुझे डोनेट कर दिया। तो अपने माता पिता से जाकर उसने एक दिन ये बात पूछी और उन लोगों ने भी बड़ी आराम से ये बात बताई कि हाँ बेटा, इस तरह तुम्हें एडॉप्ट किया था हम लोगों ने और असल में तुम्हारे बायोलॉजिकल अगर माता पिता को देखा जाए तो वो ये बंदे हैं। तो पहली बार टोनी ने अपने माता पिता को फेसबुक पर मैसेज डाला। उसकी माँ के पास ये मैसेज जाता है और जब उसकी माँ को ये बात पता चलती है कि इस तरह जो लड़की हम लोगों ने डोनेट कर दी थी आज वो इतनी बड़ी हो चुकी है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। लेकिन दूसरी तरफ बात अगर स्टीफन और एलिसा के बारे में की जाए तो अभी तक उनके यहाँ भी 2 लड़कियां हो चुकी थी, क्योंकि जैसे ही 2007 आता है तो एलिसा के दिमाग में यही आया कि अब तक पहले से काफ़ी ज़्यादा माहौल सुधर चुका है और स्टीफन भी थोड़ा थोड़ा समझने लगा है कि आखिरकार परिवार किस चिड़िया का नाम है। तो एलिसा ने डिसाइड किया कि अब हमें अपने परिवार को थोड़ा बढ़ाना चाहिए
तो इसी तरह 2007 में उन्हें एक लड़की होती है और इसी तरह चलते चलते 2012 में भी एक और लड़की होती है। अभी तक उनके यहाँ 2 लड़कियां और भी हो चुकी थी और जैसे ही एलिसा के पास इस बात का मैसेज जाता है कि हाँ, काफ़ी साल पहले हम लोगों ने एक लड़की को डोनेट कर दिया था और वो आज काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, तो वो इस बात को जानकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। और इससे भी ज़्यादा खुश तो ये बात सुनकर हुई कि उसे इस बात का पता है कि उसके असल पेरेंट कौन हैं। एलिसा उसे बताती है कि हाँ बेटा, हम लोग यहाँ पर रहते हैं और अगर तुम हमसे मिलना चाहती हो तो प्लीज़ यहाँ पर आना ज़रूर, क्योंकि हम लोग भी तुमसे मिलना चाहते हैं। उस टाइम के कुछ हालात ही ऐसे थे कि हम लोगों को तुम्हें डोनेट करना पड़ा, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। टोनी के दिमाग में भी यही आया कि लगभग 1 महीने बाद तो मुझे वापस मेरे कैंपस में जाना है और जाने से पहले क्यों न मैं मेरे असल पेरेंट्स को भी देख लूं। उसने अपने पेरेंट्स को बताया, यानी कि डेनिस और कैटिफुस, जिन्होंने उसे एडॉप्ट किया था। तो उन लोगों ने कहा कि हाँ बेटा, जरूर तुम्हें वहां पर जरूर जाना चाहिए, आखिरकार वही तुम्हारे असली माता पिता हैं, तुम्हें उनसे भी मिलकर आना चाहिए। और टोनी वहां पर आ पहुंचती है। जैसे ही वो अपनी माँ से मिलती है तो उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा सेंटी हो गई और उसने बताया कि हाँ, इस तरह अब तुम्हारी यहाँ पर 2 छोटी बहनें भी हैं और उस टाइम की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। वैसे तुम्हारे ये पिता हैं। स्टीफन भी जब अपनी बेटी को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि उसके दिमाग में टोनी को देखते ही सबसे पहले यही ख्याल आया कि हाँ, ये तो वही लड़की है जिसे मैं बचपन में पीटा करता था। और वाह, क्या बात है, आज ये इतनी बड़ी हो गई। और इसी के साथ साथ उसके दिमाग में काफ़ी कुछ और भी चल रहा था। अभी तक तो वो अपनी आम जिंदगी जी रहा था और दूसरी तरफ जैसे ही टोनी उनकी ज़िंदगी में आती है, अपनी नई बेटी को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। और दूसरी तरफ उसने अपना पूरा का पूरा स्टाइल ही बदल दिया। पहले तो वो नॉर्मल कपड़े पहना करता था, लेकिन जब से टोनी वापस उनके घर पर आई थी तो उसने टी-शर्ट वगैरह पहनना शुरू किया। और इसी के साथ जो नॉर्मल तौर पर वो कपड़े पहनता था उन्हें छोड़कर जींस पहनने लगा। इसके अलावा भी वो अपनी कटिंग वगैरह करवा के बड़े ही अच्छे से रहता और टोनी को वो सारी की सारी चीज़ें ला कर देता जिसकी आम बच्चा अगर देखा जाए तो कल्पना करता है। एलिसा को ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि चलो, ये स्टीफन जो है अब आकर अपनी बच्ची से मिलकर इतना ज़्यादा खुश है और वो इसकी इतनी ज़्यादा केयर भी कर रहा है। एलिसा को ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा तो ज़रूर लग रहा था, लेकिन एक दिन उसको पता चलता है कि स्टीफन रात को उसके पास आया ही नहीं। तो उसके दिमाग में यही रहा कि हो ना हो वो बाहर कहीं चला गया होगा और सुबह तक आ जाएगा। लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो उसे पता चलता है कि स्टीफन कहीं पर गया नहीं, जबकि अपनी बेटी टीना के साथ उसके रूम में सो रहा था। ये बात एलिसा को अजीब जरूर लगती है और उसने कहा कि आज तक तो तुमने अपनी बेटी को इतने प्यार से कभी भी नहीं रखा और जब वो छोटी थी तो उससे इतनी ज़्यादा नफरत करते थे कि अक्सर उसे कूलर में बंद कर देते थे। आज इतना ज़्यादा प्यार कैसे उमड़ रहा है और आखिरकार तुम रात भर उसके पास क्यों सो रहे थे? तो स्टीफन ने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं जैसा कि तुम्हारे दिमाग में चल रही है। मैं अपनी बेटी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ और बस इतना ही कुछ है। अगले दिन भी जैसे ही रात होती है तो एलिसा पाती है कि स्टीफन आज भी यहाँ पर सोने के लिए नहीं आया। तो उसने जाकर टोनी के कमरे को चेक किया जहाँ पर स्टीफन उसी के बेड पर उसके साथ लेटा हुआ था। तो उसने कहा कि ये सब बातें तुम्हारी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हारी बेटी काफ़ी ज़्यादा जवान हो चुकी है और यहाँ पर तुम्हें इसके साथ नहीं सोना चाहिए। तो स्टीफन ने कहा कि ये मेरी बेटी है और जैसा भी मैं इसके साथ रहूं तुम्हें इस चीज़ से ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी चाहिए। स्टीफन ये बात बोलकर अगली सुबह वापस अपने काम पर चला गया और उसके बाद एलिसा ने टोनी को समझाने की कोशिश की कि बेटा, जिस टाइम तुम काफ़ी ज़्यादा छोटी हुआ करती थी तो इस तरह काफ़ी बार इसने तुम्हें पीटने की कोशिश की और काफ़ी बार तुम्हारे मुंह को भी दबा दिया और कभी कभी तो तुम बिल्कुल मरने जैसी हालत में पहुंच जाती थी। अक्सर जब तुम रोया करती थी तो ये तुम्हें कूलर में बंद कर देता और बाद में बाहर निकल जाया करता था। ये वही बंदा है और इससे तुम थोड़ा बच कर रहो। भले ही तुम आज हमारे साथ नहीं रहती, लेकिन जैसे ही तुम यहाँ पर आई हो तो ये बंदा तुम्हारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहा है। ये तुम्हारे लिए किसी तरह की मुसीबत ना बन जाए, इसलिए अपना थोड़ा ध्यान रखना। ये सभी बातें सुनाने के बाद एलिसा को लग रहा था कि जैसे ही टोनी ये सब बात सुनेगी तो उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगेगा और वो उससे दूर हो जाएगी। लेकिन इसके ऑपोजिट टोनी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ मेरे पिता हैं और एक पिता के तौर पर ही वो मुझसे प्यार कर रहे हैं।
लेकिन लगातार स्टीफन का वो टोनी के कमरे में जाना हुआ या फिर उसका काफी ज्यादा ध्यान रखना हुआ, इन सब चीजों को एलिसा बड़े ही अच्छे से समझ रही थी कि ये किस तरह का बंदा है और ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो उसने तुरंत स्टीफन को ये बात बतानी शुरू की कि तुम्हें इसके पास बिल्कुल भी नहीं जाना है और जो कुछ भी तुम चाहते हो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये सब बातें सुनते ही स्टीफन अपने पुराने वाले काम करने लगता है और एलिसा को पीटने लगता है। उसे पीटकर बंदूक दिखाकर वहां से बाहर निकाल देता है। एलिसा भी अब की बार काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो कहती है कि मैं काफी दिनों से तुम्हारे यही टॉर्चर सह सह कर काफी ज्यादा थक चुकी हूँ और अब ये और नहीं चलने वाला। मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। स्टीफन ने कहा कि अगर तुम तलाक लेना चाहती हो तो जल्दी से लो और यहाँ से दफा हो जाओ। एलिसा ने कुछ ही दिनों बाद डिवोर्स के पेपर्स पर साइन कर दिए और वो अपनी तीनों की तीनों बेटियों को लेकर वहां से जाने लगती है। लेकिन स्टीफन कहता है कि तुम अपनी दोनों बेटियों को यहाँ से लेकर दफा हो जाओ और टोनी मेरे साथ ही रहेगी। एलिसा ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। टोनी ने फिर भी कहा कि कोई बात नहीं माँ, अगर आप दोनों की नहीं बन रही है तो मैं कुछ दिन यहाँ पिताजी के साथ रहती हूँ और उसके बाद आपके पास आ जाऊंगी। और इसके बाद एलिसा स्टीफन से तलाक लेकर वहां से चली जाती है। एलिसा अब अलग रहने लगी थी, लेकिन उसका दिमाग भी उस दिन खराब हुआ जब उसने अपनी छोटी बेटी की एक डायरी देखी जिसमें उसने लिख रखा था कि हमारे पिता का बर्ताव हर रोज बदलता ही जा रहा है और वो जो हमारी सबसे बड़ी बहन है जो कि अब हमारे साथ रहने के लिए आई है, उसे ये बात बोल रहे हैं कि वो हमारी बड़ी बहन नहीं जबकि हमारी स्टेप मॉम है। ये सब बातें सुनते ही एलिसा का पूरा दिमाग घूम गया और उसने जाकर पुलिस में कंप्लेंट की कि इस तरह ये आदमी अपनी ही बेटी के साथ रह रहा है और उसे ही अपनी लवर के तौर पर देख रहा है। पुलिस ने उन दोनों को ही अरेस्ट कर लिया और उनके ऊपर लगभग 1 महीने तक केस चलता है, जिसके बाद उन दोनों को ही रिहा कर दिया गया। इस चीज के घटने के बाद स्टीफन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो अपनी बेटी टोनी को लेकर नॉर्थ कैरोलिना चला जाता है और वहां पर जाने के बाद तो सारा का सारा मामला ही बिगड़ने लगता है। एक दिन ऐसा आया जब टोनी प्रेग्नेंट हो गई, क्योंकि टोनी को अभी भी ये बात बिल्कुल साफ साफ समझ नहीं आ रही थी कि जिस व्यक्ति के साथ हम लोग रह रहे हैं ये इतना ज़्यादा जो यंग है ये मेरा पिता ही है, क्योंकि उसने कभी भी उसे अपने पिता की नज़रिए से तो देखा ही नहीं। उसने बचपन से ही अपने माता पिता के तौर पर उस दंपत्ति को देखा था जिसने उसे एडॉप्ट किया था। और हालात अगर आज के देखे जाएं तो स्टीफन ने अपनी ही बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया था और अपने ही बच्चे की मां बना दिया था। एलिसा अभी भी शांत नहीं बैठी थी और जैसे ही उसे इस बात का पता चलता है कि इस आदमी ने अपने ही बेटी को अपने ही बच्चे की मां बना दिया है तो वो दोबारा से जाकर पुलिस में कंप्लेंट करती है। पुलिस जैसे ही स्टीफन के पास पहुंचती है तो उन लोगों ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया कि जनाब ये मेरी बेटी नहीं जबकि मेरी वाइफ है। दरअसल उन लोगों ने नॉर्थ कैरोलिना में जाते ही 2017 में शादी कर ली थी, तो उन लोगों ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया। लेकिन दूसरी तरफ एलिसा ने ये सब बातें प्रूव की और उन लोगों को सामने लाकर खड़ा किया जिन्हें एक टाइम में टोनी को एडॉप्ट किया था और सारी की सारी बातें बताई कि किस तरह से ये आदमी इसे तंग किया करता था, मुझे भी तंग किया करता था, लेकिन बाद में मैंने इसे इन लोगों को डोनेट कर दिया और इन लोगों ने एडॉप्ट कर लिया और बाद में ये जैसे ही बड़ी होती है तो ये हम लोगों से सिर्फ मिलने के लिए आई थी, लेकिन ये अपनी पूरी की पूरी कंडीशन ही बदल देता है, रहने की हो, खाने की हो, चाहे किसी भी तरह की हो, ये इसका ख्याल रखने लगता है और बाद में मुझे तलाक देकर अपनी ही बेटी के साथ यहाँ पर आकर शादी कर लेता है। जैसे ही इस बात का पता पुलिस को चलता है तो पुलिस ने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ा गुनाह था कि अपनी ही बेटी को इस तरह प्रेग्नेंट कर देना। लेकिन ये केस लगभग 3 महीने तक चलता है और कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि वैसे तो आप लोगों ने काफी ज्यादा बड़ा गलत काम किया है और इसे सुधारा भी नहीं जा सकता, लेकिन हम लोग फिर भी आप लोगों को रिहा करते हैं और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है और हम लोग रिहा भी आप लोगों को इस तौर पर कर रहे हैं कि आपस में फिर से आप कभी नहीं मिलेंगे। टोनी को जैसे ही इस बात का पता चलता है कि उससे कितनी ज्यादा बड़ी गलती हो चुकी है तो उसने स्टीफन से कॉल करके बताया कि हम लोगों को ये रिश्ता यहीं पर खत्म करना होगा। दरअसल आप देखा जाए तो मेरे पिता ही हैं और सिर्फ अट्रैक्शन से जिंदगी नहीं चलती। वैसे अभी तक उनका एक बच्चा हो चुका था तो कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि इस बच्चे का परवरिश स्टीफन के माता पिता करेंगे, ना तो इसे स्टीफन रखेगा और ना ही टोनी। जैसे ही स्टीफन को ये बात पता चलती है कि अब ना तो मेरे पास मेरा बच्चा है और दूसरी तरफ एलिसा भी मुझे छोड़कर जा चुकी है,
बात अगर टोनी की जाए तो उसे कोर्ट ने मुझसे दूर कर दिया है और अब मेरे पास जिंदगी में कोई भी चीज़ नहीं बची। तो वो काफ़ी ज़्यादा बौखला उठता है और वो अपनी माँ के पास जाकर ये बात बोलता है कि मैं अपने उस बच्चे को देखना चाहता हूँ जो कि मुझे टोनी से मिला था। उसके माता पिता भी यही बात सोचते हैं कि एक पिता ही सेंटी होकर अपने बच्चे से मिलने के लिए आया होगा और वो इसे थोड़ी देर घुमा कर लाना चाहता है, क्योंकि अब तो ये फैमिली आपस में मिलकर रहने से रही। तो उन्होंने वो बच्चा स्टीफन को दे दिया। स्टीफन उस बच्चे के साथ अपने घर पर गया और कुछ देर वहां पर खेलने के बाद उस बच्चे से कहने लगा कि बेटा अब हमारा किसी भी तरह का कोई भी फ्यूचर नहीं, तो अगर फ्यूचर ही नहीं तो जीने का क्या फायदा। और ये बात बोलकर उसने उसका दम घोटकर उसे मार डाला। वैसे ये बच्चा काफी ज्यादा छोटा था जो कि स्टीफन की शायद बातों को भी नहीं समझ सकता था, लेकिन स्टीफन उसे ये बात बोलकर उसको मार डालता है। दूसरी तरफ वो अपनी गाड़ी निकालकर टोनी के घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है कि शायद हो ना हो टोनी अभी बाहर निकलेगी, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। टोनी अपने उस पिता के साथ बाहर आती है जिसने कि उसे एडॉप्ट किया था, यानी कि डेनिस और टोनी दोनों मिलकर बाजार जा रहे थे। तो उन लोगों ने अपनी गाड़ी निकाली और बाजार की तरफ जाने लगे, लेकिन पीछे पीछे स्टीफन ने अपनी गाड़ी लगा दी। जैसे ही वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जो कि पूरी तरह से सुनसान थी, तो स्टीफन अपनी गाड़ी टोनी और डेनिस की गाड़ी के आगे ले जाकर रोक देता है और अपनी गन निकालकर उन दोनों को ही मार देता है। इसके बाद वो अपना फोन निकालता है और अपनी माँ के पास कॉल करता है कि इस तरह मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी है और अब कुछ नहीं होने वाला। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चे के साथ इस तरह यहाँ से गया जरूर था, आपके पास से उसे लेकर गया जरूर था, लेकिन इस तरह अब पुलिस को भी बता दीजिए और जाकर उसे थोड़ा संभाल लीजिए, क्योंकि मैंने उसे मार दिया है और वो मेरे घर पर ही है। पुलिस को कह दीजिएगा कि घर के अंदर घुसने के लिए दरवाज़ा तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, जबकि वहीं पर जो कारपेट पड़ा है चाबी उसके नीचे है। और जैसे ही उसकी माँ को ये बात पता चलती है तो वो तुरंत पुलिस के पास कॉल करती है और उन्हें सारा का सारा मामला बताती है। उसकी माँ ने सारा का सारा मामला पुलिस को बताया कि जनाब इस तरह मेरे बेटे का अभी कॉल आया है और उनका इस तरह केस चल रहा था। तो पुलिस जैसे ही जाकर स्टीफन के घर पर देखती है, वहाँ पर जाकर उस कारपेट के नीचे चाबी देखती है तो चाबी वहीं पर मौजूद थी। और जैसे ही वो लोग अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर वो बच्चा मरा पड़ा था। दूसरी तरफ पुलिस को टोनी और डेनिस की भी डेड बॉडी मिलती है और अब पुलिस पूरी तरह से खोजबीन कर रही थी स्टीफन की, और लगभग 4 या 5 घंटे खोजबीन करने के बाद उन लोगों को स्टीफन भी मिल जाता है। दरअसल उसकी गाड़ी हाईवे पर ही खड़ी थी और जैसे ही पुलिस वहां पर जाकर चेक करती है तो उन लोगों ने पाया कि स्टीफन ने सुसाइड कर लिया है। दरअसल जिस टाइम स्टीफन ने टोनी को मारा था उसके लगभग आधे घंटे बाद ही उसने खुद को भी गोली मार ली, और वो भी उसी बंदूक से जिससे उसने ये सारा का सारा कांड रचा था। अब ऐसा कोई सस्पेक्ट तो बचा ही नहीं था जिसे पुलिस अरेस्ट कर पाए और उसे किसी तरह की जेल में पहुंचाया जाए या फिर उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। तो बात साफ साफ यही थी कि स्टीफन को उसके कर्मों की सजा मिल गई थी, लेकिन उसने जाते जाते भी काफी सारी जिंदगियों को तबाह कर दिया।